मेरी पत्नी पूरे बिजनेस और हाई सोसाइटी सर्कल की सबसे चमकदार और दिग्गज महिला थी, जबकि मैं एक ऐसा कैदी बन चुका था जिसे जल्द ही फांसी दी जाने वाली थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी पत्नी दिल से मुझे एक बेहद घटिया और जहरीला इंसान मानती थी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसने कभी मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। इतना ही नहीं, वो अपने पुरुष अधीनस्थ सॉन्ग जेहाओं के साथ हमेशा एक अस्पष्ट और संदिग्ध रिश्ते में रही। मैंने मासूमियत में सोचा था कि कम से कम मैं उसका पति तो हूं, लेकिन इस समय उस ठंडी लोहे की सलाखों के पार बैठी वो खूबसूरत मगर बर्फ जैसी ठंडी महिला बेरमी से बोली, कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर हमारे तलाक को मंजूरी दे दी है। अगले महीने मैं सॉन्ग जेहाओं से शादी कर रही हूं। आज मैं सिर्फ तुम्हें यह खबर देने आई हूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब तक मैं समझ चुका था कि मैं सच में उसका पति कहलाने के लायक नहीं था। जब मैं 12 साल का था, तब पहली बार 18 वर्षीय लेंग छिंगचियो को देखा था। उसी पल मैं उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा। लेकिन अफसोस, उसके दिल में मेरे लिए कभी प्यार नहीं था। उस समय सिर्फ उसके साथ रहने की चाह में मैंने एक घिनौना काम किया। एक भव्य पार्टी के बाद, जब वो शराब के नशे में थी और पूरी तरह होश में नहीं थी, तब मैंने जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना लिए। घटना के बाद भले ही उसके मन में हजारों आपत्तियां थी, लेकिन हमारे लू परिवार की राजनीतिक और व्यावसायिक ताकत के कारण आखिरकार उसे मजबूर होकर मुझसे शादी करनी पड़ी। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल का था। मैंने बड़ी मासूमियत से सोचा था कि शादी के बाद मैं उसे पूरी तरह अपना बना लूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही शादी मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दुस्वप्न की शुरुआत बनेगी। शादी के बाद उसका व्यवहार हमेशा मेरे प्रति ठंडा और बेरुखा रहा, यहां तक कि उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी नफरत साफ दिखाई देती थी। मैं चाहे जितनी कोशिश करता, उससे प्यार करता, उसे खुश करने की कोशिश करता, लेकिन वो बर्फ के पहाड़ की तरह कभी नहीं पिघली। बाद में मुझे शक हुआ कि उसका और सॉन्ग जेहाओं का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कई बार झगड़े किए, सॉन्ग जेहाओं पर हाथ भी उठाया और दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। उल्टा वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगी। मैं असहाय होकर देखता रहा कि दोनों एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। बचपन से बिगड़े हुए स्वभाव का होने के कारण एक दिन मैंने गुस्से में अपनी कार सॉन्ग जेहाओं की ओर मोड़ दी। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। लेकिन यही घटना लेंग छिंगचियो और सॉन्ग जेहाओं के रिश्ते को और गहरा करने का कारण बन गई। उस दिन के बाद उसने सचमुच सॉन्ग जेहाओं की परवाह करनी शुरू कर दी, और मैं फिर वही करता रहा। झगड़े, आरोप और हंगामे। आखिरकार वो मुझसे तलाक लेने पर अड़ गई। शादी बचाने के लिए मैंने एक के बाद एक मूर्खतापूर्ण काम किए। मैंने लोगों से सॉन्ग जेहाओं का अपहरण करवाने की कोशिश की, उसे फंसाने की कोशिश की, उसके खिलाफ साजिशें रची, लेकिन हर बार नतीजा उल्टा ही निकला। मैं अपनी शादी नहीं बचा पाया, बल्कि मैंने खुद ही उसे और सॉन्ग जेहाओं को और करीब ला दिया। अंत में जब उसने हर हाल में मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया, तो मैं पूरी तरह निराश हो गया। मैंने सोचा कि सॉन्ग जेहाओं के साथ मर जाऊंगा। मैं कार लेकर उसे टक्कर मारने निकल पड़ा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। आखिरी पल में किसी ने उसे धक्का देकर बचा लिया। मेरी कार किसी और को जा लगी, और मेरा अंजाम जेल, मुकदमा, मौत की सजा। मैं कितना बेवकूफ था, एक ऐसी औरत के लिए जो कभी मेरी थी नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सलाखों के उस पार बैठी महिला को देखते हुए मैंने निराशा में आंखें बंद कर ली। दिल इतना टूट चुका था कि जीने की कोई वजह नहीं बची थी। सच तो यह था कि हमेशा से मैं ही एक तरफा प्यार करता रहा था। तभी उसके मुड़कर जाने से पहले मेरी भारी और टूटी हुई आवाज गूंजी, छिंगचियो दीदी। वो मुड़ी। मैंने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर मुझे पहले से पता होता कि अंजाम ऐसा होगा, तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता। अगले ही पल मैंने अचानक आंखें खोल दी। मेरे सामने जेल नहीं, बल्कि अस्पताल का कमरा था। कानों में एक परिचित आवाज पड़ी। मैंने सिर घुमाया और देखा कि बिस्तर के पास लेंग छिंगचियो बैठी हुई है। उसे देखते ही मेरे सीने में तेज दर्द उठा। मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं तो उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता था। फिर मुझे जिंदा क्यों रखा गया? उसने घृणा भरी नजरों से मुझे देखा और कहा, इस बार तुम मर क्यों नहीं गए? मैं हल्के से मुस्कुराया, मैं भी यही जानना चाहता हूं। मेरे शांत जवाब से वो थोड़ी चौंक गई। उसे लगा था कि मैं पहले की तरह चीखूंगा चिल्लाऊंगा, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल अलग था। वो ज्यादा नहीं सोच पाई और ठंडे स्वर में बोली, मरना है तो अकेले मरो, दूसरों को मत घसीटो। इतना कहकर वो चली गई। मैं अभी उसके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि ली आंटी कमरे में आ गई। उन्होंने बचपन से मेरी देखभाल की थी, शादी के बाद भी वही मेरी देखभाल करती थी। उन्होंने चिंता से पूछा, यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मेरी आंखें नम हो गई। मैं इस हालत में पहुंच चुका था, फिर भी वो मेरी इतनी चिंता कर रही थी। मैं मुस्कुराया, मैं ठीक हूं, बस अफसोस है कि सीधे मर क्यों नहीं गया। ली आंटी ने आह भरी, यंग मास्टर, आप इतने मूर्ख क्यों हैं? सॉन्ग जेहाओं की कार को टक्कर मारने गए थे, आप खुद भी तो घायल हो सकते थे। आगे से ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मैं स्तब्ध रह गया। क्या कहा उन्होंने? मैं सॉन्ग जेहाओं की कार से टकराया था? यह तो बहुत पुरानी बात थी। और फिर मेरा सिर बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा था, जबकि मुझे तो याद था कि मैंने जेल में दीवार से सिर मारकर आत्महत्या की थी। तब दर्द क्यों नहीं हो रहा? ली आंटी बोली, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कोई बड़ी चोट नहीं आई, आज ही घर जा सकते हैं, बाकी बातों की चिंता मत कीजिए।
मैडम, और सॉन्ग जेहाओ चाहे कितने भी करीब हो, वो आपकी जगह नहीं ले सकता। जब तक आप उनके पति हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। अचानक मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। ली आंटी, अपना फोन दीजिए। वो हैरान हुई, लेकिन तुरंत फोन दे दिया। मैंने फोन खोला और स्क्रीन पर तारीख देखकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? समय 2 साल पीछे चला गया था। कुछ देर तक मैं इस अविश्वसनीय सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। मैंने ली आंटी की ओर देखा। क्या सॉन्ग जेहाओ अभी भी अस्पताल में है? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, वो बगल वाले वार्ड में है। मैं तुरंत उठकर जाने लगा। ली आंटी घबरा गई। उन्हें लगा कि मैं फिर उससे झगड़ा करने जा रहा हूं। उन्होंने जल्दी से मुझे रोका। आप उससे मिलने क्यों जा रहे हैं? ऐसे छोटे आदमी पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, ली आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सॉन्ग जेहाओ के साथ कुछ नहीं करूंगा। उनके मन की बात समझकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगर सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो अब मैं सॉन्ग जेहाओ की परवाह नहीं करूंगा और नहीं कभी फिर कोई ऐसी हरकत करूंगा जिससे मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो। उधर बगल वाले वार्ड में सॉन्ग जेहाओ भी अभी अभी होश में आया था। उसका पीला और कमजोर चेहरा ऐसा था कि किसी भी महिला का मन उसे देखकर पिघल जाए। बिस्तर के पास बैठी लेंग छिंगचियो ने नरम स्वर में पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? सॉन्ग जेहाओ मुस्कुराया। मैडम, मैं ठीक हूं। मुझे देखने आने के लिए धन्यवाद, और कृपया मिस्टर लू को दोष मत दीजिए। उन्होंने बस गुस्से में आकर ऐसा कर दिया था। सॉन्ग जेहाओ की ये विनम्रता देखकर लेंग छिंगचियो को मेरी जिद्दी और बचकानी हरकतें और भी नापसंद लगने लगी। उसने मन ही मन सोचा, उसने इस बार तो हद ही कर दी। किसी को कार से टक्कर मारने की कोशिश करना कितना क्रूर और नीच काम है। जितना ज्यादा वह मेरे बारे में सोचती, उतना ही अपने इस विवाह से घृणा करने लगती। वहीं दूसरी ओर सॉन्ग जेहाओ के प्रति उसकी राय धीरे धीरे बदल रही थी। अचानक उसने कोमल स्वर में कहा, जब तुम वापस कंपनी आ जाओ तो 90वीं मंजिल पर शिफ्ट हो जाना। सॉन्ग जेहाओ चौंक गया। मैडम, आपका मतलब सेक्रेटरी डायरेक्टर के पद से है? वो पद सीईओ के सबसे करीब माना जाता था। कंपनी में न जाने कितने लोग उस जगह के लिए संघर्ष करते थे। सॉन्ग जेहाओ भी हमेशा उस पद पर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसकी क्षमता इतनी नहीं थी कि वह प्रतियोगिता में जीत सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दुर्घटना उसके लिए इतना बड़ा मौका लेकर आएगी। ये सोचकर ही कि अब वो हर दिन मैडम के साथ काम कर सकेगा, उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन बाहर से वो शांत बना रहा। धन्यवाद मैडम, मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लेंग छिंगचियो ने सिर हिलाया। अच्छी तरह आराम करो, मैं चलती हूं। सॉन्ग जेहाओ उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे कोई प्रशंसक अपने आदर्श को देखता है। उसकी आंखों में सम्मान, प्रशंसा और मोह साफ दिखाई दे रहा था, और ऐसी नजरें किसी भी महिला को पसंद आती है। जैसे ही लेंग छिंगचियो मुड़ी, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी पहले से ही ठंडी आंखें और भी बर्फ जैसी हो गई। पहले जब भी मैं उसकी ऐसी नजर देखता था, मेरा गुस्सा फूट पड़ता था, लेकिन अब नहीं। इस बार मेरा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। इस जिंदगी में मैं उसे फिर कभी अपने ऊपर असर नहीं डालने दूंगा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहां क्या करने आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस सॉन्ग जेहाओ को देखने आया था। असल में मैं ये देखना चाहता था कि क्या वह भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर आया है या नहीं। क्या सब कुछ पहले जैसा है या बदल चुका है? लेकिन लेंग छिंगचियो को लगा कि मैं फिर कोई तमाशा करने आया हूं। उसने चेतावनी भरे स्वर में पूछा, देख लिया? मैं हंस पड़ा। हाँ, देख लिया। तुम लोग आराम से बात करो। ये कहकर मैं मुड़ गया। लेंग छिंगचियो समझ नहीं पाई कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं, और ये भी नहीं समझ पाई कि इस बार मैंने कोई झगड़ा क्यों नहीं किया। इस जन्म में मैंने तो लेंग छिंगचियो को महत्व देना चाहता था, नहीं सॉन्ग जेहाओ को। मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। मेरा मन बस इस दुनिया को नए सिरे से देखने के लिए बेचैन था। घर लौटकर खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और अपने पिछले जीवन की सारी घटनाओं को याद करने लगा। सोचते सोचते अचानक बाहर कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। लेंग छिंगचियो वापस आ गई थी। वो बहुत कम घर आती थी। मुझे लगा था कि आज के बाद शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। कुछ ही देर में वो कमरे में दाखिल हुई। मुझे बिस्तर पर जागते हुए देखकर उसके चेहरे का भाव और ठंडा हो गया। वो सिर्फ कुछ सामान लेने आई थी। सामान उठाकर जैसे ही जाने लगी, मैंने उसे रोक लिया। लेंग छिंगचियो, हमें बात करनी है। उसने बेरुखी से पूछा, किस बारे में? फिर व्यंग्य से हंस पड़ी। जिस बारे में तुम बात करना चाहते हो उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे लगा कि मैं फिर वही पुरानी बातें छेड़ूंगा, सॉन्ग जेहाओ और उसके रिश्ते की। लेकिन मैंने शांत स्वर में कहा, इस बार तुम्हें जरूर दिलचस्पी होगी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने फैसला कर लिया है, हमें तलाक ले लेना चाहिए। लेंग छिंगचियो एकदम चौंक गई। उसकी भौहें सिकुड़ गई। अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो? मैंने सिर हिलाया। कोई खेल नहीं। तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं भी अब यह रिश्ता जारी नहीं रखना चाहता, इसलिए तलाक ले लेते हैं। आज पूरे दिन मेरे अजीब व्यवहार को देखकर वो पहले ही उलझन में थी। पहले मैंने उसके प्रति उदासीनता दिखाई, अब मैं खुद तलाक मांग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। क्या मैं सच में उससे प्यार करना छोड़ चुका हूं? क्या मैं आखिरकार उसे आजाद कर रहा हूं? उसे इस पर यकीन नहीं था। सच कहूं तो किसी को भी नहीं होता, क्योंकि हर कोई जानता था कि मैं बचपन से ही उससे पागलों की तरह प्यार करता आया हूं। वो ठंडी हंसी हंसी। इस बार का नया ड्रामा वाकई दिलचस्प है। पहले उसे पाने के लिए मैं तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। कभी कुछ,
कभी कुछ। उसका ध्यान खींचने के लिए हर कुछ दिनों में नया तरीका निकालता था। शायद यही पहला तरीका था जिसने सच में उसका ध्यान खींचा था। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच तलाक चाहता हूं। उसकी आंखें और गहरी हो गई। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके व्यक्तित्व का दबाव और बढ़ता जा रहा था। लेकिन मैं बिना डरे उसकी आंखों में देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी। फिर भी वो मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके अनुसार मैं अभिनय करने में माहिर था। आखिर उसी अभिनय के सहारे मैंने लोगों की सहानुभूति हासिल की थी और उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। मेरे सामने आकर उसने पूछा, तुम सच में तलाक चाहते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, पूरी तरह। वो व्यंग्य से मुस्कुराई। मुझे बेवकूफ बनाकर तुम्हें बहुत मजा आता है ना? मैंने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पैसा न संपत्ति, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडपन और उपहास था। तुम्हें लगता है कि इस समय मैं तलाक के लिए राजी नहीं हो सकती, इसलिए ये चाल चल रहे हो? तभी मुझे एहसास हुआ वो गलत भी नहीं सोच रही थी। इस समय सच में हमारा तलाक होना मुश्किल था। उसकी कंपनी अभी अभी अमेरिका में लिस्ट हुई थी। अगर इस समय कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाता तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। मेरे पीछे पूरा लू परिवार खड़ा था। अगर हमारा तलाक सार्वजनिक हो जाता तो दुनिया यही समझती कि लू परिवार और लिंग छिंगचियों के बीच संबंध टूट चुके हैं। इसका सीधा असर उसकी कंपनी के शेयरों पर पड़ता। यही वजह थी कि पिछले जीवन में मुझसे इतनी नफरत करने के बावजूद उसने वर्षों तक तलाक नहीं लिया था। लेकिन इस बार मैं उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाना चाहता था। अगर मैं इस रिश्ते से बाहर ही नहीं निकला तो मेरा पुनर्जन्म बेकार था। मैंने दृढ़ता से कहा, ठीक है, अभी तलाक लेते हैं। घोषणा मत करना, जब तुम्हें सही लगे तब सार्वजनिक कर देना। उसकी नजरें तेज हो गई। और तुम्हारे हिसाब से सही समय कब होगा? मैंने कहा, 1-2 साल बाद, जब तुम्हारी कंपनी अमेरिका में पूरी तरह स्थिर हो जाए तब। मेरी सलाह वाकई बुरी नहीं थी, लेकिन लिंग छिंगचियो कभी जोखिम नहीं उठाती थी। तलाक के बाद बहुत सी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। उसने ठंडे स्वर में चेतावनी दी, बेकार कोशिश मत करो। तुम इस तरह मुझे धमका नहीं सकते। तुम जो भी करोगे मेरी नजर में सिर्फ एक मस्खरा ही रहोगे। मैंने आंखें घुमा ली। उसे अभी भी लग रहा था कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह था कि मैं बस उससे छुटकारा चाहता था, क्योंकि अब मैं उससे प्यार नहीं करता था। उसने बिना पलक झपकाए कहा, बहुत अच्छा, आज जो कहा है उसे याद रखना। जब मैं तलाक लेना चाहूंगी तुम्हें बता दूंगी। ये कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। लेंग छिंगचियो, अभी तलाक ले लेते हैं। मैं कसम खाता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारा राज छिपा कर रखूंगा। उसने मेरी ओर बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। हाथ छोड़ो। फिर तिरस्कार से बोली, तुम खुद को क्या समझते हो? जब चाहो शादी कर लो और जब चाहो तलाक भी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा मन करे शादी कर लो और जब मन करे तलाक भी ले लो? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? लेंग छिंगचियो की पूरी जिंदगी उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक चली थी। हर चीज उसके नियंत्रण में रहती थी। सिर्फ मैं ही उसकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा था जो कभी उसके बस में नहीं आया। मैंने शांत होकर पूछा, बताओ, क्या करूं ताकि तुम मुझसे तलाक लेने के लिए तैयार हो जाओ? तुम जो भी शर्त रखोगी मुझे मंजूर होगी। वो ठंडी हंसी हंस पड़ी। कोई भी शर्त? तो अभी जाकर मर जाओ। जिस दिन तुम मरोगे उसी दिन मैं तुरंत तलाक ले लूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें हल्के से कांप उठीं। इस जन्म में मैंने खुद को उससे दूर करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके मुंह से इतने निर्दयी शब्द सुनकर भी मेरा दिल दर्द से भर उठा। मैं मानता हूं मैं कभी अच्छा पति नहीं था। मैंने कई ऐसी हरकतें की जिनसे वह मुझसे नफरत करने लगी, लेकिन मेरे प्यार में कभी कोई झूठ नहीं था। मैंने सचमुच उसे पूरे दिल से चाहा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी उसे सच में नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछले जन्म में मैं कितना मूर्ख था। मैं समझ ही नहीं पाया कि वह कितनी ठंडी और भावनाहीन इंसान है। इस जन्म में मुझे हर हाल में उससे दूर होना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, लेंग छिंगचियो, पहले जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को आजाद कर दें। मैं कसम खाता हूं तलाक के बाद किसी को भी इसकी खबर नहीं दूंगा। इसे कब सार्वजनिक करना है इसका फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। मुझे लगा इतनी बात सुनने के बाद शायद वो मान जाएगी। आखिर सबसे ज्यादा तलाक तो वही चाहती थी। लेकिन वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी आवाज में खतरे की ठंडक थी। सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैंने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। कोई बात नहीं, तुम जो भी चाल चल रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज के बाद मेरे सामने कोई नया खेल खेलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। मैंने सिर पकड़ लिया। ये सब मेरी ही गलती थी। पहले मैं उससे इस कदर प्यार करता था कि अब उसे मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगता था कि मैं जो भी करता हूं सिर्फ उसे पाने के लिए करता हूं। यहां तक कि अगर मैं सच में तलाक चाहता हूं तो भी उसे यही लगता है कि मैं किसी नए तरीके से उसे परेशान करना चाहता हूं। कभी मैंने उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, और अब
उसी से तलाक लेने के लिए मुझे फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही थी। क्या इससे बड़ी विडंबना हो सकती है? मेरे दादाजी सेना में बहुत ऊंचे पद पर रह चुके थे। लोग उन्हें सम्मान से जनरल लू कहते थे। लू परिवार का राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त प्रभाव था, इसलिए मैं असली मायनों में एक बड़े खानदान का वारिस था। लेंग छिंगचियो का परिवार भी कम ताकतवर नहीं था। फर्क बस इतना था कि उनका पूरा ध्यान व्यापार पर था। आज उसका बिजनेस साम्राज्य पूरे सी सिटी का नंबर एक समूह बन चुका था। मैं जानता था कि उसकी काबिलियत असाधारण है। बहुत जल्द वह अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया तक पहुंचा देगी। उस दिन वो पूरे चीन की सबसे प्रभावशाली और सबसे मूल्यवान महिला बन जाएगी। फिलहाल किसी तरह मैं अभी भी उसके लायक माना जा सकता था, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं उसके बराबर कभी नहीं रह पाऊंगा। शायद उस समय उसके योग्य सिर्फ कोई राजकुमार ही होगा, लेकिन फिर भी इतनी महान महिला आखिरकार एक साधारण आदमी सोंग ज़ेहाओ से शादी करेगी। यही साबित करने के लिए काफी था कि दोनों का प्यार सच्चा था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, इस बार मैं उन दोनों को मिलाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तक लेंग छिंगचियो सचमुच सोंग ज़ेहाओ से प्यार नहीं करने लगती। तभी वो खुशी खुशी मुझे तलाक देगी। अगली सुबह मैं लू परिवार की पुरानी हवेली पहुंचा। दादाजी को देखते ही मेरी आंखें भर आई। दादाजी, मैंने भर्राई हुई आवाज में पुकारा। मुझे देखकर उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। उन्होंने प्यार से पूछा, आ गए मेरे बच्चे? मैंने बात बदलते हुए कहा, दादाजी, आज मेरा कोई काम नहीं है, आज पूरा दिन आपके साथ बिताऊं? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। अगर मेरा पोता खुद मेरे साथ समय बिताना चाहता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? दादाजी को इतना खुश देखकर मेरा दिल अपराध बोध से भर गया। पिछले जन्म में मैं सचमुच बहुत बड़ा नालायक पोता था। मैंने कभी उनके साथ समय नहीं बिताया। मैं बचपन से ही चंचल और घर से बाहर रहने वाला इंसान था। लेकिन आज मैं पूरे दिन चुपचाप उनके साथ रहा। हमने आंगन में बैठकर शतरंज खेली, फिर बगीचे के मंडप में बैठकर चाय पी और लंबी बातें की। यहां तक कि उनके साथ पुराने क्लासिक नाटक भी बड़े ध्यान से देखे। मेरा ये बदला हुआ व्यवहार देखकर दादाजी को भी अजीब लगने लगा। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, ज़ेछुआन, सच बताओ, बाहर फिर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है क्या? उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि पहले जब भी मैं कोई बड़ी गलती करता था, घर लौटकर अचानक बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी बन जाता था। मैं उनकी चिंता समझ गया। मुस्कुराकर बोला, दादाजी, इस बार सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा समय आपके साथ बिताऊं। उन्होंने मुझे गौर से देखा। सच, इस बार कोई मुसीबत नहीं खड़ी की? मैंने तुरंत हाथ उठाकर कहा, मैं कसम खाता हूं, इस बार मैंने कोई परेशानी नहीं खड़ी की। मेरी गंभीरता देखकर आखिरकार उन्हें यकीन हो गया। उन्होंने संतोष की सांस ली। बहुत अच्छा, लगता है मेरा शरारती पोता आखिरकार बड़ा और समझदार हो गया है। शाम होते ही दादाजी ने रसोई में खास दावत तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में पूरा डाइनिंग टेबल तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गया। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने बेसब्री से पूछा, दादाजी, बहुत भूख लगी है, क्या अब खाना शुरू करें? दादाजी मुख्य सीट पर बैठे मुस्कुराए, जरा सब्र करो, अभी एक मेहमान का इंतजार है। इतने में बाहर से बटलर की आवाज आई, सर, मिस लेंग छिंगचियो आ गई है। ये नाम सुनते ही मैंने अनायास दरवाजे की ओर देखा। सफेद डिजाइनर ड्रेस पहने हमेशा की तरह खूबसूरत और शालीन लेंग छिंगचियो अंदर चली आ रही थी। अंदर आते ही उसने बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर सीधे दादाजी की ओर बढ़ गई। वो मुस्कुराकर बोली, दादाजी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपके लिए कुछ बढ़िया टॉनिक और सप्लीमेंट्स लाई हूं, बाद में चक्कर बताइएगा कि पसंद आए या नहीं। दादाजी खुशी से खिल उठे, पसंद आएंगे क्यों नहीं, मेरी पोती जो भी लाती है वो मुझे हमेशा पसंद आता है। आओ जल्दी बैठो, हम लोग बस खाना शुरू ही करने वाले थे। मैंने देखा कि वह आकर ठीक मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। आज उसका अचानक इस घर आना कोई संयोग नहीं था। जरूर दादाजी ने उसे खुद फोन करके बुलाया होगा। वो बस चाहते थे कि परिवार के साथ एक साधारण डिनर के बहाने हम दोनों के रिश्ते में आई दूरियां कुछ कम हो जाए। दादाजी बस यही चाहते थे कि हम दोनों पति पत्नी के बीच जमी बर्फ कुछ तो पिघले। लेकिन उन्हें क्या पता, समस्या ये नहीं थी कि मैं रिश्ता सुधारना चाहता हूं या नहीं। असल समस्या ये थी कि लेंग छिंगचियो दिल से ही मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। जब भी वो मुझे देखती, उसकी आंखों की ठंडक इतनी भारी होती कि मुझे सांस लेना तक मुश्किल लगने लगता। खाने की मेज पर दादाजी ने हम दोनों को देखा। हम एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दो अजनबी हों। उन्होंने जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों को आज क्या हो गया है? ज़ेछुआन, सच सच बता, क्या फिर से कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे छिंगचियो नाराज हो गई? मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि बात इस तरफ बढ़े। जल्दी से बात बदलते हुए बोला, दादाजी, आप भी ना, इतना मत सोचिए। मुझे तो बस इतनी भूख लगी है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पहले खाना खा लेने दीजिए। मेरी बात सुनकर दादाजी जोर से हंस पड़े। अच्छा अच्छा, चलो अब सब लोग खाना शुरू करो। तुम दोनों दिन भर काम में इतने व्यस्त रहते हो, आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है कि मेरे साथ बैठकर खाना खा रहे हो। आज तुम दोनों को भरपेट खाना होगा, समझे? मैं मुस्कुराकर बोला, जी दादाजी, लेकिन आपको भी खूब खाना होगा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। ये कहते हुए मैंने सर्विंग चॉपस्टिक उठाई
और दादाजी की प्लेट में उनकी पसंद के नरम और स्वादिष्ट व्यंजन परोसने लगा। हालांकि माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन पूरा डिनर आश्चर्यजनक रूप से काफी अच्छा बीता। मैं लगातार मजाक सुनाकर दादाजी को हंसाने की कोशिश करता रहा। दूसरी ओर दादाजी बीच बीच में लेंग छिंगचियो से बिजनेस और परिवार के कुछ जरूरी मामलों पर चर्चा करते रहे। हम तीनों की वजह से मेज पर कभी सन्नाटा नहीं छाया, लेकिन इस चहल पहल के बीच भी एक अजीब सी दूरी साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं और लेंग छिंगचियो पूरी डिनर के दौरान एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोले। जैसे ही खाना खत्म हुआ, लेंग छिंगचियो तुरंत उठ खड़ी हुई। दादाजी, कंपनी में कुछ जरूरी काम बाकी है, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, आज ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, फुर्सत मिलते ही फिर आपसे मिलने आऊंगी। दादाजी ने बाहर का अंधेरा देखा और हैरानी से पूछा, इतनी रात हो गई है, इतना भी क्या काम है जो अभी करना जरूरी है? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ बहुत जरूरी दस्तावेज है, उन पर मुझे खुद साइन और मंजूरी देनी है। दादाजी जानते थे कि वो अपने काम को लेकर कितनी गंभीर रहती है। उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, वैसे भी देर हो चुकी है, तुम दोनों साथ में घर चले जाओ, फुर्सत मिले तो फिर आ जाना। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं बिल्कुल उसके साथ वापस नहीं जाना चाहता था। मैं झिझकते हुए बोला, दादाजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आज रात यहीं रुक जाऊं, आपके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूं। असल वजह कुछ और थी। मैं उस ठंडे और वीरान घर में वापस नहीं जाना चाहता था, और उससे भी ज्यादा मैं लेंग छिंगचियो के साथ एक ही छत के नीचे रहना नहीं चाहता था। पुनर्जन्म के बाद मेरे मन में उसके लिए नफरत नहीं बची थी। मैंने पिछले जन्म की सारी कटुता छोड़ दी थी, लेकिन जिस इंसान से कभी मैंने जान से भी ज्यादा प्यार किया हो, उसे अचानक पूरी तरह अजनबी मान लेना इतना आसान नहीं होता। मेरी बात सुनकर दादाजी की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने तेज नजरों से मुझे देखा। मैं तभी से देख रहा हूं, तुम दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। अब सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है? मैं डर गया कि कहीं ज्यादा चिंता करके उनकी तबीयत खराब न हो जाए। मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच सब ठीक है। लेकिन दादाजी इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा, अगर सब ठीक है तो अपनी पत्नी के साथ घर क्यों नहीं जा रहे? तुम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। असल में उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि पहले वाला मैं तो हर वक्त लेंग छिंगचियो के पीछे पीछे घूमता रहता था। जहां वो जाती मैं भी वहीं पहुंच जाता, चाहे कैसी भी जगह क्यों न हो। लेकिन आज मैं खुद उसके साथ घर जाने से बच रहा था। दादाजी की नजर में यह बहुत बड़ी बात थी। मैंने पूरी शांति बनाए रखते हुए फिर वही बहाना दोहराया, दादाजी, सच में आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं बस आपके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था। लेकिन दादाजी का इरादा साफ था। वो हर हाल में चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहे, मैं बहुत खुश हूं। अब जिद मत करो, जल्दी से छिंगचियो के साथ घर जाओ, जब फुर्सत मिलेगी फिर आ जाना। उनका फैसला सुनकर मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है दादाजी, मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्द ही फिर मिलने आऊंगा। मैं जानता था कि अगर मैंने और जिद की तो दादाजी को हमारी शादी पर और ज्यादा शक हो जाएगा। घर से निकलने से पहले दादाजी ने हमें प्यार से देखा और बोले, तुम दोनों दिल से अच्छे बच्चे हो, मुझे भरोसा है कि तुम दोनों जानते हो कि एक दूसरे के साथ कैसे निभाना है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बस खुश रहो। अब देर हो गई है, घर जाकर आराम करो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, जेचुआन, घर पर छिंगचियो की परेशानियों को समझा करो, उसके काम का दबाव बहुत ज्यादा है, एक अच्छे और समझदार पति की तरह उसका साथ देना। मैंने दादाजी की उम्मीदों से भरी नजरों की तरफ देखा। दिल में कड़वाहट थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, जी दादाजी, मैं समझ गया। दादाजी से विदा लेने के बाद मैं और लेंग छिंगचियो बिना एक शब्द बोले लू परिवार की हवेली से बाहर निकल आए। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मुझे उसकी काली लग्जरी कार में बैठना ही पड़ा। लेकिन कार जैसे ही हवेली के गेट से बाहर निकली, खामोश माहौल को उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज ने चीर दिया। लू साहब, मैं सच में जानना चाहती हूं, आखिर तुम अपने ये घटिया ड्रामे कब बंद करोगे? उसकी बात सुनकर मुझे पूरी तरह यकीन हो गया, वो मुझसे सचमुच नफरत करती है। और अब पुनर्जन्म लेकर लौटे मेरे मन में भी सिर्फ एक ही इच्छा बची थी, जितनी जल्दी हो सके उससे तलाक लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। शुरुआत में मैंने सोचा था कि बड़ी तस्वीर को देखते हुए कुछ समय तक इस नाम मात्र की शादी को निभा लूंगा, लेकिन मैं गलत था। हर दिन वो मुझे जिस नफरत भरी नजर से देखती थी, मानो मैं कोई बेहद घिनौना कीड़ा हूं। मैं 2 जिंदगियां जी चुका था, इस बार मैं अपनी इज्जत खोकर नहीं जीना चाहता था। अब मैं खुद को और अपमानित नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर उसकी तिरस्कार भरी निगाहें और नहीं सह सकता था। घर लौटने के बाद, घर लौटते ही मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसी रात तुरंत तलाक के कागज साफ सुथरे तरीके से तैयार करके प्रिंट कर लिए। अगली सुबह अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था कि मैं उठ बैठा। मेरा इरादा साफ था, जैसे ही लेंग छिंगचियो घर से निकलने लगे, मैं सबसे पहले उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दूंगा। लेकिन शायद मैं जरूरत से ज्यादा जल्दी उठ गया था। जब फाइल लेकर नीचे लिविंग रूम में पहुंचा, तब तक लेंग छिंगचियो उठी भी नहीं थी। इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सोफे पर बैठकर आंखें बंद किए उसका इंतजार करने लगा। लेकिन इंतजार करते करते कब आंख लग गई मुझे खुद पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद
लेंग छिंगचियो तैयार होकर नीचे आई। जैसे ही उसकी नजर सोफे पर सोए हुए मुझ पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसे सच में हैरानी हुई। उसकी नजर में जब मैं चुपचाप सो रहा था, तब पहली बार मैं थोड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे चेहरे पर कोई जिद नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था, बस हल्की सी सिकुड़ी हुई भौहें थी, जो मुझे पहले से कहीं ज्यादा शांत और परिपक्व दिखा रही थी। क्योंकि जब मैं जागता था, उसकी नजर में मैं हमेशा एक बिगड़ा हुआ, मनमौजी और घमंडी अमीरजादा ही था। शायद अगर मैं पहले थोड़ा भी समझदारी से पेश आया होता, तो शायद वो मुझसे इतनी नफरत न करती। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। मैं चाहे कितना भी बदल जाऊं, उसके दिल में मेरी जो खराब छवि बन चुकी थी, उसे अब कोई नहीं बदल सकता था। उसकी नफरत बहुत गहरी हो चुकी थी। उसने बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे नजर फेर ली। हाई हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंजती रही और वो सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, तभी ली आंटी रसोई से नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मैडम, आज इतनी जल्दी निकल रही है? कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। लेकिन लेंग छिंगचियो ने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सिर्फ 2 ठंडे शब्द कहे, जरूरत नहीं, और बाहर निकल गई। उनकी बातचीत की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं घबराकर तुरंत उठ बैठा, आंखें मलते हुए दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेंग छिंगचियो जा चुकी थी। मैं घबरा गया। जल्दी से ली आंटी की तरफ मुड़कर पूछा, ली आंटी, क्या लेंग छिंगचियो अभी निकल गई? उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। हाँ यंग मास्टर, मैडम तो अभी अभी गई है। इतनी घबराहट क्यों है? क्या कोई बहुत जरूरी बात करनी है उनसे? उनकी बात सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जानबूझकर ऊंची आवाज में नाश्ते वाली बात कही थी, ताकि मेरी नींद खुल जाए। वो मेरी मदद करना चाहती थी। मैंने उन्हें धन्यवाद कहने का भी समय नहीं लिया। कल रात तैयार किए हुए तलाक के कागज उठाए और हवा की तरफ बाहर भाग पड़ा। जैसे ही मैं हांफता हुआ बंगले के बाहर पहुंचा, मेरी नजर गेट के पास खड़ी एक काली लग्जरी कार पर पड़ी। मैंने शीशे के अंदर झांका और अगले ही पल चौंक गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी सॉन्ग ज़िहाओ था। कल तक जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, आज वो शानदार फिटिंग वाले महंगे सूट में बैठा था। उसका सीधा सादा लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व उस सूट में और भी निखर कर सामने आ रहा था। कुछ पल के लिए मैं हैरान रह गया। अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है और सुबह सुबह वो मेरे घर क्या कर रहा है? लेकिन अगले ही पल मुझे जवाब मिल गया। अब वो लेंग छिंगचियो का सबसे भरोसेमंद निजी सचिव बन चुका था। एक निजी सचिव का अपनी बॉस को घर से लेकर ऑफिस जाना पूरी तरह सामान्य बात थी। मैंने मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। अब समझ में आता है लेंग छिंगचियो आखिर उससे इतना प्यार क्यों करने लगी थी। सॉन्ग ज़िहाओ मेहनती था, जिम्मेदार था और हर काम बेहद सोच समझ कर करता था। उसके जैसे इंसान के सामने मैं सचमुच एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा ही लगता था। बचपन से मिली हर जिद, हर घमंड, हर लापरवाही सब और भी बदसूरत दिखाई देती थी। पिछले जन्म में हमारे बीच जो कुछ हुआ था, उसके बाद इस जन्म में मैंने फैसला किया था कि मैं सॉन्ग ज़िहाओ से कभी दुश्मनी नहीं रखूंगा, न उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, न उसके रास्ते में आऊंगा। लेकिन जब आज मैंने उसे इतनी करीब से देखा, तो दिल में फिर भी एक हल्का सा दर्द उठ ही गया, एक अजीब सी कसक, जिसे मैं चाहकर भी पूरी तरह मिटा नहीं पाया। मैंने मन ही मन लंबी सांस ली। तुम दोनों आखिर कब साथ आओगे? जल्दी से अपने प्यार का इजहार करो और शादी कर लो। मैंने मन ही मन कसम खाई, जिस दिन ये दोनों खुलकर अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे। मैंने मन ही मन कसम खाई, जिस दिन ये दोनों खुलकर अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे, उस दिन मैं पूरे शहर की सबसे महंगी और बेहतरीन शैंपेन खरीदूंगा, बोतल खोलकर जी भरकर जश्न मनाऊंगा, क्योंकि उसी दिन मैं इस दुस्वप्न जैसी शादी से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। मैं वही खड़ा कार की खिड़की से सॉन्ग ज़िहाओ को देख रहा था। शायद उसे मेरे देखने का एहसास हो गया। वो अचानक मुड़ा और उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। मुझे इतनी सुबह हाथ में फाइल लेकर बाहर खड़ा देखकर वो साफ तौर पर चौंक गया। उधर पीछे की सीट पर बैठी लेंग छिंगचियो आंखें बंद करके आराम कर रही थी। सॉन्ग ज़िहाओ के चेहरे का बदला हुआ भाव देखकर उसने भी उसकी नजर का पीछा किया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत सतर्क हो गई। उसे लगा मैं फिर कोई नया तमाशा करने आया हूं। उसकी नजर से नजर मिलते ही मेरा ध्यान वापस वर्तमान में आ गया। तभी मुझे अपना असली मकसद याद आया। मैं तेजी से कार के पास गया और फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है, इसे जरूर पढ़ना। पढ़ने के बाद मुझे जवाब देना। असल में मैं कहना चाहता था कि इसमें तलाक के कागज है, लेकिन हमारे तलाक की बात फिलहाल किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए थी, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही कहा। लेंग छिंगचियो ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या है इसमें? मैंने मुस्कुराकर कहा, पढ़ोगी तो खुद समझ जाओगी, लेकिन इसे सिर्फ तुम ही पढ़ना। मैंने जबरदस्ती फाइल उसके हाथ में थमा दी, फिर मुड़कर चला गया। चलते चलते भी बार बार यही कहता रहा, याद से जवाब देना। लेंग छिंगचियो ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। कार आगे बढ़ गई। ऑफिस पहुंचने के बाद जब वो कार से उतरी तो उसकी नजर एक बार फिर उस फाइल पर पड़ी। कुछ पल सोचने के बाद वो उसे अपने साथ अंदर ले गई, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही काम का ढेर उसका इंतजार कर रहा था। वो लगातार मीटिंग और फाइलों में उलझी रही और देखते ही देखते
मेरी दी हुई फाइल पूरी तरह उसके दिमाग से निकल गई। मैं पूरे दिन उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या वो अब भी तलाक के लिए तैयार नहीं है? मैंने तो समझौते में सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। मैंने ये तक लिख दिया था कि मैं कभी भी हमारे तलाक की बात किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैंने वादा तोड़ा तो मैं उसे 10 करोड़ युआन, लगभग 1 करोड़ आरएमबी का हर्जाना दूंगा। मेरे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, और लू परिवार भी मेरे लिए इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देता। इसलिए मैं वादा तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी गारंटी देने के बाद उसे मुझ पर भरोसा हो जाना चाहिए था। शाम को लेंग छिंगचियो घर लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, मैं तुरंत उसके पास पहुंच गया। जो फाइल मैंने दी थी उसे पढ़ लिया। वो कुछ पल सोचती रही, फिर जैसे उसे अचानक याद आया कि मैंने उसे कोई फाइल दी थी। उसका चेहरा देखकर ही मुझे समझ आ गया, उसने उसे खोला तक नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, तुमने देखा भी नहीं? वो बिना जवाब दिए सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। बस इतना कहा। समय नहीं मिला। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने कितनी बार कहा था कि जरूर पढ़ना, एक बार देख लेने में कितना समय लगता है। वो व्यंग्य से मुस्कुराई। मेरा समय इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारी बातों पर बर्बाद करूं। उसके लिए हर मिनट की कीमत थी, और वो अपना एक सेकंड भी मुझ पर खर्च नहीं करना चाहती थी। पहले भी वो अक्सर मुझे इसी तरह ठुकराती थी। अगर कोई संत भी मेरी जगह होता तो उसका भी दिल दुख जाता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, उसमें तलाक के कागज है। अगर तुम पढ़ लेती तो यकीनन तलाक के लिए मान जाती। खैर, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं अभी नई कॉपी निकाल देता हूं। यह सुनते ही उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी आंखें किसी तेज धार वाले चाकू की तरह मुझ पर टिक गई। तलाक? तुम्हें इसी समय यह ड्रामा करना था? उसे यकीन था कि मैं जानबूझकर कंपनी के इस नाजुक दौर में उसे परेशान कर रहा हूं। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं सच में तलाक चाहता हूं। उसके हिसाब से मैं बस ये जानता था कि वो अभी तलाक नहीं दे सकती, इसलिए मैं जानबूझकर ये चाल चल रहा था। मैंने तुरंत सफाई दी, ऐसी बात नहीं है, पहले कागज पढ़ लो, तब समझ जाओगी कि मैं सचमुच गंभीर हूं। और मैं वादा करता हूं, इससे तुम्हारे काम पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। वो ठंडी हंसी हंस पड़ी। मुझ पर असर नहीं पड़ेगा? मुझे तो साफ दिख रहा है कि तुम मुझे धमका रहे हो। इतने साल तलाक नहीं चाहिए था, और अब जब मेरी कंपनी सबसे अहम दौर में है तभी तुम्हें तलाक चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मुझे मजबूर कर लोगे? मैंने फिर समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं सच में तुम्हें धमका नहीं रहा, मैं सचमुच तलाक चाहता हूं। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ चेतावनी थी। मेरे अंदर बेबसी भर गई। मैंने थके हुए स्वर में पूछा, आखिर तुम यकीन क्यों नहीं करती कि मैं सच में तलाक चाहता हूं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। ठीक है, जिस दिन मैं खुद तलाक मांगूंगी उस दिन अपनी आज की बातें भूल मत जाना। यानी फिलहाल तलाक होना नामुमकिन था, लेकिन शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं खुद से बोला, मैं थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं। आखिर अकेले मैं तलाक नहीं ले सकता था। जब तक वो राजी न हो कुछ नहीं हो सकता था। असल में इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मुझे डर सिर्फ एक बात का था, कहीं इतिहास फिर से खुद को न दोहरा दे, कहीं वही त्रासदी फिर से न हो जाए। इसी डर की वजह से मैं जल्द से जल्द तलाक चाहता था, लेकिन अब मेरे पास धैर्य रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी वो खुद कह चुकी थी कि आखिरकार तलाक देगी, बस सही समय का इंतजार करना था। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तलाक के कागज तैयार कर देना। और मैं एक बार फिर साफ कह रहा हूं, मैंने गंभीर स्वर में कहा, मैं सचमुच तलाक लेना चाहता हूं। इतना कहकर मैं मुड़ गया और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। लिंग छिंगचियो मेरी जाती हुई पीठ को देर तक देखती रही। उसके चेहरे पर पहली बार उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस बार यह सचमुच गंभीर है? लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक तलाक पर इतना क्यों अड़ा हुआ हूं। आखिर पिछले 3 सालों से वो मुझे लगातार ठुकराती रही थी। उसने कभी मुझे अच्छा चेहरा नहीं दिखाया, फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। अब अचानक मेरा मन कैसे बदल गया? उसे ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। लेकिन चाहे मेरी वजह कुछ भी हो, अगर मैं सच में तलाक चाहता हूं तो उसके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने मन ही मन फैसला किया, जैसे ही ये मुश्किल दौर खत्म होगा वो तुरंत मुझसे तलाक ले लेगी। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। सुबह ऑफिस पहुंचने से पहले ही लेंग छिंगचियो को खबर मिल गई। उसके तलाक की बात इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। यहां तक कि तलाक के समझौते की पूरी कॉपी भी ऑनलाइन लीक हो गई थी। अब लगभग हर कोई जान चुका था कि वो अपने पति से तलाक लेने वाली है। ऑफिस जाते समय उसका फोन लगातार बजता रहा। हर कॉल पर वही सवाल था, क्या तलाक की खबर सच है? आखिरकार परेशान होकर उसने फोन ही बंद कर दिया। ऑफिस पहुंचते ही वो तेज कदमों से अंदर गई। उसके पीछे 7-8 सहायक और सचिव चल रहे थे। उसने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में पूछा, आखिर ये सब हुआ कैसे? उसकी तीखी नजर देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वैसे भी वो बिना गुस्सा किए ही लोगों पर दबाव बना देती थी, और जब सच में नाराज हो जाए तो कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पूरा कमरा खामोश हो गया। तभी
मुख्य सचिव सॉन्ग जेहाओ आगे बढ़ा। मैडम, ये हमारी लापरवाही थी। कल आपकी मेज पर रखा हुआ फाइल बैग गलती से खुल गया था। उसी में हमें तलाक का समझौता मिला, लेकिन मैंने साफ निर्देश दिए थे कि यह बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। दरअसल कल लेंग छिंगचियो ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। उसके जाने के बाद भी कई सचिव ऑफिस में मौजूद थे। आमतौर पर उसकी गोपनीय फाइलें ताले में रखी जाती थी। जो फाइलें बाहर रहती थी वे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती थी, लेकिन वो मेरी दी हुई फाइल के बारे में पूरी तरह भूल चुकी थी। अगर उसे याद रहता तो वो कभी उसे मेज पर यूं ही नहीं छोड़ती। लेकिन भले ही फाइल खुल गई थी, फिर भी किसी को यह खबर बाहर फैलाने का हक नहीं था। सब अच्छी तरह जानते थे कि यह कंपनी के लिए सबसे नाजुक समय था। ऐसे वक्त पर सीईओ के तलाक की खबर लीक करना सीधे सीधे कंपनी को नुकसान पहुंचाना था। लेंग छिंगचियो की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने सख्त आवाज में पूछा, सबसे पहले फाइल किसने खोली? इतना सुनते ही एक महिला सचिव का चेहरा सफेद पड़ गया। लेंग छिंगचियो की नजर उसी पर टिक गई। तुम थी? वो डर के मारे रोने लगी। सॉरी मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं खोला था। मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या है। लेंग छिंगचियो ने बाकी लोगों की तरफ देखा। यहां और किस किस ने वो फाइल पढ़ी थी? पूरा सचिवालय एक साथ हाथ उठा बैठा। सॉन्ग जेहाओ तुरंत आगे आया। मैडम, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाया। जो भी सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन लेंग छिंगचियो का अगला सवाल और भी तीखा था। खबर बाहर किसने पहुंचाई? पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। कोई भी अपनी गलती मानने वाला नहीं था। आखिर मानते ही नौकरी चली जाती। लेंग छिंगचियो ने ठंडे स्वर में कहा, सब लोग बाहर जाओ। मैं तुम्हें आधा घंटा देती हूं। जो भी खुद आकर सच बताएगा उसे शायद कम सजा मिले, लेकिन अगर आधे घंटे बाद भी कोई सामने नहीं आया तो तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सॉन्ग जेहाओ बाकी सभी सचिवों को लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ, सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। एक सचिव बोला, डायरेक्टर सॉन्ग, हमने सच में ये खबर बाहर नहीं भेजी। बाकी सभी ने भी तुरंत हामी भर दी। सॉन्ग जेहाओ गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? जो भी है वो यही हम लोगों में से कोई है। बेहतर होगा कि वो खुद जाकर सच बता दे। हो सकता है मैडम सजा कम कर दें। सिर्फ 22 साल की उम्र में सॉन्ग जेहाओ मुख्य सचिव बन गया था। इसी वजह से कई पुराने कर्मचारी उससे जलते थे। उसकी बात सुनते ही एक सचिव ताना मारते हुए बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि खबर तुमने ही लीक की हो। दूसरा भी तुरंत बोल पड़ा, हाँ, कहीं तुम यही तो नहीं चाहते थे कि मैडम जल्दी से अपने पति को तलाक दे दे? हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कमरे में मौजूद हर किसी ने वो बात सुन ली। सबकी आंखों में तिरस्कार और व्यंग्य साफ झलक रहा था। काफी समय से ऑफिस में ये अफवाह चल रही थी कि सॉन्ग जेहाओ और सीईओ के बीच सिर्फ बॉस और कर्मचारी वाला रिश्ता नहीं है, वरना सिर्फ 2 साल में कोई सीधे मुख्य सचिव कैसे बन सकता है? अब जब सबकी नौकरी खतरे में थी तो हर कोई अपने ऊपर से शक हटाकर किसी और को बलि का बकरा बनाना चाहता था। एक सचिव ने सीधा सवाल दाग दिया, मैं हमेशा से पूछना चाहता था, आखिर तुम इतने कम समय में सचिव निदेशक कैसे बन गए? दूसरा बोला, हमें से कई लोग 5-6 साल से मैडम के साथ काम कर रहे हैं और तुम अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, फिर भी सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा लोग कहते हैं कि तुमने तरक्की पाने के लिए कोई गलत तरीका अपनाया? सॉन्ग जेहाओ लड़का था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद सीधा था। ऐसे आरोप सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, चुप रहो, मैं इस पद पर कैसे पहुंचा ये जाकर मैडम से पूछो। ये उनका फैसला था। क्या तुम लोग उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हो? एक पुरुष सचिव व्यंग्य से हंस पड़ा। मैडम के फैसले पर सवाल उठाने की हमारी हिम्मत नहीं है, लेकिन कुछ लोग पर्दे के पीछे क्या क्या करते हैं ये बात हम नहीं जानते। एक पुरुष सचिव व्यंग्य से बोला, और मान भी लो कि मैडम अपने पति से तलाक ले तो भी कुछ लोगों की बारी कभी नहीं आएगी। जरा अपनी औकात भी देख लिया करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मैडम के लायक हो? सॉन्ग जेहाओ का चेहरा एकदम उतर गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता है कि तुम सबको मुझ पर शक है, लेकिन जरा सोचो, अगर ये काम मैंने किया होता तो मुझे इससे क्या फायदा मिलता? अगर मैं सच में चाहता कि मैडम जल्दी तलाक ले तो मैं ये खबर कभी बाहर नहीं फैलाता। अभी कंपनी का सबसे नाजुक समय चल रहा है। अब जब बात बाहर निकल चुकी है तो मैडम के लिए तलाक लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात बिल्कुल सही थी। अफवाहों को शांत करने के लिए अब लेंग छिंगचियो के लिए फिलहाल तलाक लेना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वो पुरुष सचिव फिर भी नहीं माना। कौन जाने तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा हो? वैसे भी तुम्हारी इतनी जल्दी प्रमोशन होना ही सबसे बड़ा शक है। अगर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो पहले सच सच बताओ, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन मिला कैसे? सॉन्ग जेहाओ चुप रह गया। वो क्या जवाब देता? क्या वह सबको यह बताता कि सीईओ के पति ने उसे मारने की कोशिश की थी और उसी अपराध बोध में मैडम ने उसे विशेष प्रमोशन दिया? ये बात वह किसी भी हालत में नहीं कह सकता था। उसकी चुप्पी देखकर बाकी लोगों का शक और गहरा हो गया। एक सचिव बोला, डायरेक्टर सॉन्ग, मेरा मानना है कि आपको खुद जाकर सब मान लेना चाहिए। कम से कम हमारी नौकरी तो बच जाएगी। दूसरा भी बोला, हाँ, वैसे भी मैडम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगी। जाकर सच बता दो। अगर नहीं भी बताओगे तो भी हमें पूरा यकीन है कि यही सब तुमने किया है। सॉन्ग जेहाओ ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके अपने ही साथी उस पर टूट पड़ेंगे।
वे लगभग उसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाना चाहते थे, लेकिन अकेला वह सबके सामने कुछ साबित भी नहीं कर पा रहा था। उसी समय यह पूरा दृश्य अभी अभी ऑफिस पहुंची लिन नुआनुआन ने देख लिया। वो लिंग छिंगचियो की सबसे करीबी दोस्त थी। आज वो खास तौर पर तलाक वाली खबर पूछने आई थी। उसने देखा सॉन्ग जेहाओ अकेला सबके निशाने पर खड़ा था। उसकी हालत देखकर उसे थोड़ी सहानुभूति हुई। वो उसे पहले से जानती थी। पिछले साल कंपनी की आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रतियोगिता में सॉन्ग जेहाओ ने पहला पुरस्कार जीता था। उसकी प्रतिभा पर किसी को शक नहीं था, लेकिन वो अभी बहुत युवा था, बहुत सीधा साधा भी। शायद इसी वजह से लोग उसे आसानी से निशाना बना रहे थे। आखिरकार लिन नुआनुआन से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, यहां क्या हो रहा है? सब लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़े। मिस लिन। एक पल में पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। सब यही सोच रहे थे कि उसने अभी कितना सुन लिया होगा। लिन नुआनुआन बिना कुछ कहे सीधे सीईओ के ऑफिस में चली गई। अंदर लिंग छिंगचियो पब्लिक रिलेशन विभाग से फोन पर बात कर रही थी। वो इंटरनेट पर फैली खबर को संभालने के निर्देश दे रही थी। लिन नुआनुआन को देखकर उसने फोन रख दिया। तुम यहां कैसे? लिन नुआनुआन ने सीधे पूछा। क्या तुम सच में तलाक लेने वाली हो? लिंग छिंगचियो ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोली, फिलहाल मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि खबर बाहर किसने पहुंचाई। तब लिन नुआनुआन ने बाहर हुई पूरी घटना उसे विस्तार से बता दी। फिर पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? लिंग छिंगचियो के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर उसने नहीं किया तो उसे मानने की क्या जरूरत है? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। सॉन्ग जेहाओ अकेला अंदर आया। लिंग छिंगचियो ने सीधे पूछा, जांच का क्या नतीजा निकला? खबर किसने लीक की? सॉन्ग जेहाओ ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, ये मेरी लापरवाही थी। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। लिंग छिंगचियो की आवाज और ठंडी हो गई। तो क्या यह सब तुमने किया था? सॉन्ग जेहाओ ने सिर हिलाया। चाहे जिसने भी किया हो, जिम्मेदारी मेरी है। मेरी गलती की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। लिन नुआनुआन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे तुरंत समझ आ गया, सॉन्ग जेहाओ दूसरों का दोष अपने सिर ले रहा था। लिंग छिंगचियो ने शांत स्वर में पूछा, तो यही फैसला हुआ है? तुम अकेले सारी जिम्मेदारी उठाओगे? सॉन्ग जेहाओ घबरा गया। नहीं, यह मेरा अपना फैसला है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जितना वो दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही साफ हो रहा था कि असली दोषी वो नहीं है। ऊपर से अभी अभी मिली जानकारी ने भी लिंग छिंगचियो का शक लगभग खत्म कर दिया था। उसे समझ आ गया, सॉन्ग जेहाओ सिर्फ बाकी लोगों को बचाने के लिए बलि का बकरा बन रहा है। उसने आदेश दिया, बाकी सबको अंदर बुलाओ। कुछ ही देर में सभी सचिव फिर से ऑफिस में खड़े थे। लिंग छिंगचियो ने सबकी तरफ देखा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। तुम सब कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे काम करने का तरीका भी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन आज तुम में से एक भी इंसान सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम सबने मुझे बेहद निराश किया है। सबने शर्म से सिर झुका लिया। लिंग छिंगचियो ने और समय बर्बाद नहीं किया। जब कोई सच बोलना ही नहीं चाहता, तो फिर तुम सबकी यहां कोई जरूरत नहीं। आज से तुम सब नौकरी से निकाले जाते हो। तुम्हारी जगह नए लोग आ जाएंगे। कंपनी की तरफ से जो मुआवजा बनता है वो पूरा दिया जाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। लिंग ग्रुप जैसी कंपनी छोड़ने के बाद उन्हें इतनी अच्छी नौकरी दोबारा कहां मिलती? उन्होंने बहुत मेहनतें की, लेकिन लिंग छिंगचियो अपना फैसला बदलने वालों में से नहीं थी। उसके मुताबिक यह जानकारी किसी अंदरूनी जासूस ने जानबूझकर लीक की थी। मकसद साफ था, कंपनी को उसके सबसे अहम समय पर भारी नुकसान पहुंचाना। जब असली गद्दार का पता नहीं चल सकता, तो वो पूरे समूह को ही हटा देना बेहतर समझती थी। उसका सिद्धांत हमेशा एक ही था, गलती से किसी निर्दोष को सजा मिल जाए ये मंजूर है, लेकिन असली गुनहगार कभी बचना नहीं चाहिए। सब समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय लिंग छिंगचियो ने सॉन्ग जेहाओ की तरफ देखा। डायरेक्टर सॉन्ग, हालांकि इस मामले में तुम्हारी भी लापरवाही रही है, लेकिन कम से कम तुमने जिम्मेदारी लेने की हिम्मत दिखाई, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। आज से तुम्हारा तबादला वापस डिजाइन विभाग में किया जाता है। कोई आपत्ति है? सॉन्ग जेहाओ ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। कोई आपत्ति नहीं मैडम। उसके लिए इतना ही काफी था कि नौकरी बच गई। हालांकि दिल के किसी कोने में उसे दुख भी था। अब वो हर दिन लिंग छिंगचियो के साथ काम नहीं कर पाएगा। लिंग छिंगचियो बोली, अगर कोई आपत्ति नहीं तो सब लोग जा सकते हैं। इतने में एक सचिव हिम्मत करके बोला, मैडम, यह फैसला बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। लिंग छिंगचियो की ठंडी नजर उस पर जा टिकी। जिम्मेदारी से भागना, क्या तुम्हें वही न्याय लगता है? अगर आगे भी सीसीटी में नौकरी करनी है तो समझदार बनना सीखो, वरना मैं तुम्हें पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। फिर कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। यह सुनते ही किसी की बोलने की हिम्मत नहीं बची। सब चुपचाप बाहर निकल गए। ऑफिस खाली होने के बाद लिन नुआनुआन ने पूछा, तुम जानती थी कि सॉन्ग जेहाओ निर्दोष है, फिर भी उसे सजा क्यों दी? लिंग छिंगचियो ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो मुख्य सचिव बनने के लायक नहीं है। लिन नुआनुआन हैरान रह गई। अगर लायक नहीं था तो उसे उस पद पर रखा ही क्यों? लिंग छिंगचियो ने धीमे स्वर में कहा, उस समय मुझे उस पर तरस आ गया था। मैं उसकी भरपाई करना चाहती थी, लेकिन अब समझ में आ गया है वो इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे डिजाइन विभाग में वापस भेजना ही बेहतर है।
उसने मन ही मन खुद को भी डांटा। सिर्फ थोड़ी सी सहानुभूति में आकर उसे अपने सबसे करीबी पद पर लाना, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सोंग जेहाओ अभी बहुत युवा था, अनुभव भी कम था, और सबसे बड़ी बात, वो जरूरत से ज्यादा सीधा था। चाहे निजी रिश्ता हो या काम, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसे नहीं देनी चाहिए थी। इस घटना ने लेंग छिंगचियो को भी सबक सिखा दिया। अब वो कभी भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला नहीं करेगी। और जहां तक इस मामले की बात थी, सोंग जेहाओ की भी गलती थी। तलाक का समझौता मिलते ही उसे सबसे पहले उसे इसकी सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये बात छिपाए रखी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही एक गलती लेंग छिंगचियो के मन में उसके लिए बची हुई आखिरी अच्छी भावना भी हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेंग छिंगचियो ने कुछ भी समझाना ठीक नहीं समझा और बात बदलते हुए पूछा, इस बार जो हुआ है उसका कोई अच्छा हल तुम्हारे पास है? लिन नुआन आज इसी मामले को सुलझाने आई थी। उसने कहा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दोनों मिलकर इस अफवाह का खंडन करें, जैसे साथ में सार्वजनिक रूप से दिखाई दें, प्यार जताए वगैरह। मुझे होश में आते ही पता चला कि मेरे और उसके तलाक की खबर बाहर फैल चुकी है। मैं हैरान रह गया, समझ नहीं आया कि यह खबर किसने लीक की, लेकिन इतना तय था कि यह लेंग छिंगचियो नहीं हो सकता। वो खुद तलाक नहीं चाहता था, तो फिर ऐसी खबर फैलाने का सवाल ही नहीं उठता। क्या ये सोंग जेहाओ हो सकता है? आखिर कल जब मैंने तलाक का समझौता लेंग छिंगचियो को दिया था, तब वो भी वहीं मौजूद था। शायद उसने देख लिया हो, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए सिर्फ शक ही कर सकता था। अब जबकि सबको मेरे तलाक की बात पता चल चुकी थी, तलाक लेना भी इतना आसान नहीं रह गया था। थोड़ी ही देर बाद दादाजी का फोन आया। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, तुम दोनों के तलाक की खबर क्या है? मैं सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दादाजी, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मुझे भी अभी अभी इस बारे में पता चला है। मैं सोच रहा था कि अब मुझे लंबी सफाई देनी पड़ेगी, लेकिन अचानक दादाजी का लहजा बदल गया। ये जरूर किसी की फैलाई हुई झूठी अफवाह है। मकसद सिर्फ छिंगचियो की कंपनी को नुकसान पहुंचाना है। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। उन्होंने फिर दोहराया, ये सब झूठ है। फिर मुझे दिलासा देते हुए बोले, चिंता मत करो, छिंगचियो अपनी कंपनी का मामला खुद संभालेगा। मैंने कहा, जी दादाजी, मुझे पता है। दादाजी ने आगे कहा, लेकिन चाहे वो सब संभाल ले, तुम भी उसकी मदद करना, और इन दिनों उसे कोई नई परेशानी मत देना। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, चिंता मत कीजिए दादाजी। इसके बाद फोन रख दिया। फोन करते ही एक के बाद एक कई लोगों के कॉल आने लगे। सबका सवाल एक ही था, क्या सच में तुम और लेंग छिंगचियो तलाक लेने वाले हो? मैं हर बार सिर्फ इतना पूछता, तुम्हें सच लगता है क्या? नतीजा यह हुआ कि किसी ने भी इस खबर पर विश्वास नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मानने को तैयार ही नहीं था। मैं हंस भी नहीं पा रहा था और रो भी नहीं पा रहा था। अगर भरोसा ही नहीं था, तो फिर फोन करके पूछ क्यों रहे थे? खबर लीक होने के बाद भी मैंने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि लेंग छिंगचियो की कंपनी को इससे कोई बड़ा नुकसान होगा। इतनी छोटी समस्या उसके लिए कुछ भी नहीं थी। ऊपर से जब कोई इस अफवाह पर यकीन ही नहीं कर रहा था, तो मुझे और भी निश्चिंतता थी। लेंग छिंगचियो ने भी मुझे फोन करके कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने भी इस मामले में उससे खुद संपर्क नहीं किया। असल में यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक हम दोनों तलाक की खबर से इनकार करते रहेंगे, कोई भी सच झूठ का फैसला नहीं कर पाएगा। हाँ, दिखावे के लिए कुछ औपचारिक बातें करना जरूरी था। शाम को लेंग छिंगचियो की निजी सहायक मेरे घर आ गई। वो ड्राइंग रूम में आदर से बोली, सर, मैडम ने मुझे आपको लेने भेजा है। आज रात आपको उनके साथ पार्टी में चलना है। मैं उसे पहचानता था। लेंग छिंगचियो के आसपास के लगभग सभी लोग मुझे जानते थे। मैंने हैरानी से पूछा, मुझे पहले किसी ने बताया क्यों नहीं? वो बोली, मुझे भी नहीं पता सर। मैंने थोड़ा सोचा और तभी अचानक याद आया, पिछले जम में भी लेंग ग्रुप ने जीत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, लेकिन उस समय मैंने गाड़ी से सोंग जेहाओ को टक्कर मार दी थी और हर दिन लेंग छिंगचियो से झगड़ता रहता था। वो मुझसे इतना परेशान हो चुका था कि कई दिनों तक घर ही नहीं लौटा, इसलिए वो मुझे उस पार्टी में भी नहीं ले गया। सच तो यह था कि शुरू से मुझे उस पार्टी के बारे में पता ही नहीं था। बाद में लोगों से सुनकर मालूम हुआ था। और उस रात उसके साथ पार्टी में जो पुरुष साथी गया था, वो सोंग जेहाओ था। यहां तक कि उस रात भी लेंग छिंगचियो घर नहीं लौटा। मैं हमेशा यही समझता रहा कि उसने रात सोंग जेहाओ के साथ बिताई होगी। यही वजह थी कि मैं सोंग जेहाओ से इतनी नफरत करता था। उस समय मेरा दिल बार बार यही कहता था कि लेंग छिंगचियो का उसके प्रति रवैया बाकी लोगों से अलग है। मैं बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करता था। इसी डर में मैंने बार बार सोंग जेहाओ के खिलाफ चालें चली। लेकिन इस जन्म में मैंने तो पहले ही तय कर लिया था कि उन दोनों को मिलाने में कोई रुकावट नहीं बनूंगा। फिर आखिर आज पार्टी में लेंग छिंगचियो के साथ जाने वाला मैं कैसे बन गया? कुछ ही देर में मुझे वजह समझ आ गई। आज ही हमारे तलाक की अफवाह फैली थी। वो मुझे अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता था ताकि सबके सामने इस अफवाह को झूठ साबित कर सके। सचमुच किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। पिछले जन्म में जिस पार्टी में जाने की मैंने बहुत इच्छा की थी, वहां जाने का मौका नहीं मिला, और इस जन्म में जब मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तब वही मौका खुद चलकर मेरे पास आ गया। लेकिन अफसोस, अब उस पार्टी में जाने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची थी। मैंने सहायक से कहा, मैंने सुना है कि आज की पार्टी की व्यवस्था डायरेक्टर सोंग देख रहे हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जगह वही मैडम के साथ चले जाए। सच तो यह था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं लेंग छिंगचियो के साथ ये दिखावा करूं, और मैं चाहता था कि यह मौका सोंग जेहाओ को मिले। आखिर उन्हीं दोनों का रिश्ता आगे बढ़ाना था।
लेकिन सहायक की अगली बात सुनकर मैं हैरान रह गया। सर, आप सोंग डायरेक्टर यानी सोंग ज़ेहाओ की बात कर रहे हैं? उनका तबादला हो चुका है। अब वे सेक्रेटरी विभाग के निदेशक नहीं रहे। गलती की वजह से उन्हें वापस डिजाइन विभाग भेज दिया गया है। मेरा मन उलझ गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे दोबारा जन्म लेने से सचमुच बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो गया है। पिछले जन्म में इसी समय लेंग छिंगच्यू और सोंग ज़ेहाओ का रिश्ता तेजी से गहरा होने लगा था। लेकिन अब सोंग ज़ेहाओ का तबादला हो चुका था। वो अब लेंग छिंगच्यू के साथ रोज नजदीक रहने का मौका भी नहीं पा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे हट जाने के बाद भी उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण ही गायब हो गया हो? सहायक की आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। सर, समय बहुत कम है। मैडम आपका इंतजार कर रही है। हमें चलना चाहिए। असल में मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन साफ था कि लेंग छिंगच्यू सोंग ज़ेहाओ को अपने साथ नहीं ले जाएगा और तलाक की अफवाह भी साफ करनी थी। इसलिए आखिरकार मुझे ही उसके साथ जाना पड़ा। वैसे भी अगर मुझे आसानी से तलाक चाहिए था तो इस मामले में उसका साथ देना ही पड़ता। उधर दूसरी तरफ लेंग छिंगच्यू भी आज रात की पार्टी की आखिरी तैयारियों में जुटी हुई थी। होटल के मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट खुशी से बोला, मैडम, मेकअप पूरा हो गया, जरा देखिए कैसा लग रहा है। लेंग छिंगच्यू ने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी, वो खुद को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गई। आईने में उसका सलीके से बंधा हुआ ऊंचा जुड़ा था, जिससे उसका चिकना माथा और खूबसूरत गर्दन साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की हमेशा रहने वाली ठंडी और गंभीर छवि मेकअप आर्टिस्ट की कला से आज कुछ नरम और चंचल लग रही थी। उसे देखकर किसी का भी मन उसे एकटक देखते रहने का हो जाए। खुद लेंग छिंगच्यू भी अपनी इस नई छवि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मेकअप आर्टिस्ट इतना हुनरमंद निकलेगा। मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें इतना खूबसूरत बना दिया था कि वो खुद भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। पहले भी लेंग छिंगच्यू शाही और गरिमा में लगती थी, लेकिन आज उस शालीनता में एक मोहक आकर्षण भी जुड़ गया था। मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए तारीफ की, मैडम, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मैंने आज तक आपसे ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देखा। लेंग छिंगच्यू के होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। तभी उनकी नजर आईने में पीछे खड़े एक लंबे आकर्षक आदमी पर पड़ी। जैसे ही उनकी नजर मेरी गहरी आंखों से मिली, उनके चेहरे की मुस्कान वहीं ठहर गई। मेरी काली गहरी आंखें भी एक पल के लिए ठिठक गई। बस एक क्षण की उस नजर ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। उसकी खूबसूरती और वह मुस्कान जैसे सीधे मेरे दिल में उतर गई। मेकअप आर्टिस्ट तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। सर, इतना कहकर वो समझदारी से कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। मुझे देखकर लेंग छिंगच्यू भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैं सलीके से पहना हुआ काला सूट पहने खड़ा था। झूमर की चमकती रोशनी में मेरे नैनंश पहले से भी ज्यादा निखर रहे थे। मेरी ये गंभीर और शालीन छवि मेरी रोज की लापरवाह हरकतों से बिल्कुल अलग थी। कुछ ही पल बाद हम दोनों ने एक दूसरे से नजरें हटा ली, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। इस जन्म में अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। लेंग छिंगच्यू उठ खड़ी हुई। अगर तैयार हो गए हो तो चलें। आज रात क्या करना है ये मुझे अलग से समझाने की जरूरत नहीं होगी, है ना? मैंने जानबूझकर पलटकर पूछा। अगर मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूं तो क्या उसके बाद तुम मुझसे तलाक ले लोगी? लेंग छिंगच्यू का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। अगर तुम्हारी वजह से ये सब नहीं होता तो आज हमें इतनी परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। मैं मुस्कुराकर बोला, ये परेशानी नहीं है, बस लोगों को पहले से तैयार कर रहे हैं। वैसे भी हम देरसबेर तलाक लेने वाले हैं। मेरी बेपरवाह शक्ल देखकर उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूं। क्या मैं सचमुच तलाक चाहता हूं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया। शायद मैं उसे अपने पीछे भागने पर मजबूर करने का खेल खेल रहा था, या फिर मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी थी। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, एक दिन वो सच्चाई जरूर जान जाएगी। फिलहाल उसे मेरा ये बदला हुआ व्यवहार काफी पसंद आ रहा था। चाहे मैं अभिनय ही क्यों न कर रहा हूं, जब तक मैं उसकी जिंदगी से चिपका नहीं रहूंगा वही उसके लिए काफी था। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि वो धीरे धीरे मेरी परवाह करने लगी थी। लेंग छिंगच्यू ने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। चलो। मैंने ऐसे दिखाया जैसे उसका इशारा समझा ही नहीं। मैं सीधा आगे चल पड़ा। मुझे उसका हाथ पकड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन तभी उसकी ऊंची हील के कारण उसका पैर मुड़ गया। 2 कदम चलते ही वो लड़खड़ा गई। पीछे से उसकी हल्की सी चीख सुनाई दी। उसे लगा कि अब वो जरूर जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन गिरने से ठीक पहले एक मजबूत बाह ने उसकी कमर थाम ली। उसका पूरा शरीर मेरे चौड़े सीने से आ लगा। ये एहसास उसके लिए अनजाना नहीं था। वो मेरी खुशबू को अच्छी तरह पहचानती थी। पहले जब भी उसे मेरी मौजूदगी महसूस होती, उसके मन में सिर्फ नफरत पैदा होती थी। लेकिन इस बार जैसे ही उसे होश आया, वो घबराकर ऐसे पीछे हटी मानो किसी ने उसे सुई चुभो दी हो। मैं भी एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। मेरी उंगलियों में अभी भी उसकी मुलायम कमर का एहसास बाकी था। लेंग छिंगच्यू के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब सी खालीपन की भावना भी उठी। हालांकि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो, मैं ठीक हूं। उसने तुरंत खुद को संभाल लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो मेरे पास आई और दोबारा अपना हाथ मेरी बाह में डाल दिया। जब अभिनय करना ही है तो कम से कम असली जैसा तो लगे। इस बार मैंने मना नहीं किया। मैंने भी उसकी बाह थाम ली
और हम दोनों साथ साथ बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए। मंच पर खड़ा एंकर जोश से बोला, अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लेंग ग्रुप की सीईओ मिस लेंग और उनके पति मिस्टर लू। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हम दोनों धीरे धीरे मंच के पीछे से बाहर आए। स्पॉटलाइट सीधे हम पर आकर रुकी। हम दोनों की शानदार मौजूदगी ने वहां मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग आपस में बातें करने लगे। मिस लेंग तो आज कमाल की खूबसूरत लग रही है, उनके हर कदम में रॉयल अंदाज झलक रहा है, लेकिन उनके पति भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। दोनों साथ में सचमुच मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। यही तो असली जिंदगी के विजेता है। रुतबा, परिवार, दौलत, खूबसूरती, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। यहां तक कि जीवन साथी भी इतना परफेक्ट है। हॉल में मौजूद लगभग हर व्यक्ति हमारी जोड़ी से प्रभावित था। सिर्फ एक इंसान, कोने में खड़ा सोंग ज़ेहाओ, हमें जलती हुई नजरों से देख रहा था। उसने अनजाने में हाथ में पकड़ा हुआ गिलास कसकर पकड़ लिया। दिल की कसक चाहे जितनी दबाने की कोशिश करता, दब नहीं रही थी। आज रात सीईओ के साथ इस पार्टी में उसके होने की उम्मीद थी। उसे लगता था कि आज वो उनके साथ सबके सामने खड़ा होगा, लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया। उसे लगा था कि आज उसकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। वो जानता था कि अपनी पत्नी के साथ पार्टी में आना सीईओ के लिए बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। फिर भी उसके दिल की उदासी किसी भी तरह कम नहीं हो रही थी। उसने चुपचाप शराब का एक घूंट पिया, फिर मन ही मन खुद को समझाने लगा, सीईओ शादीशुदा है, उनका अपना पति है, मुझे उनसे प्यार नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाषण खत्म करने के बाद लेंग छिंगच्यू मेरे साथ मंच से नीचे उतरी। मैंने हमेशा की तरह उसका हाथ थामकर सीढ़ियां उतरने में उसकी मदद की। वो हल्का सा चौंकी। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। मेरी वो उजली मुस्कान देखकर वो फिर कुछ पल के लिए खो गई। हालांकि उसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया। इतनी हल्की सी प्रतिक्रिया किसी और की नजर में नहीं आई, लेकिन मैंने सब देख लिया। मैं उसकी इस प्रतिक्रिया से काफी संतुष्ट था। अगर वो मेरे सामने अभिनय कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। अब देखते हैं सबसे पहले इस अभिनय को सच कौन मान बैठता है। लेकिन बाकी लोगों को हमारे दिल की बातें कहाँ पता थी। उन्हें तो बस इतना दिख रहा था कि हम एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले पति पत्नी हैं। अगर दोनों के बीच प्यार न होता तो उनके चेहरे पर इतनी सहज और स्वाभाविक कोमलता कभी दिखाई ही नहीं देती। इसलिए तलाक की खबर सिर्फ एक अफवाह थी। किसी ने जानबूझकर लेंग ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के लिए यह झूठ फैलाया था। और अगर सच में हमारा तलाक भी होना होता तो भी हम इतने महत्वपूर्ण समय में उसे पूरे शहर की चर्चा कभी नहीं बनने देते। यही सोचकर सबने मान लिया कि यह सिर्फ अफवाह है। लेंग छिंगच्यू का मकसद पूरा हो चुका था। आज रात की बातें जल्द ही हर तरफ फैल जाएंगी और तलाक की अफवाह अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं लगातार उसकी बात थामे उसके साथ खड़ा रहा। हर मेहमान के टोस्ट और शुभकामनाओं का साथ साथ जवाब देता रहा। लेकिन काफी देर तक खड़े रहने की वजह से मेरा लो ब्लड शुगर फिर से बढ़ गया। अब मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मुझे चक्कर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रही हो। मेरी प्रतिक्रिया भी धीमी पड़ने लगी। लेंग छिंगच्यू ने तुरंत मेरी हालत भांप ली। वो मेरी तरफ झुककर धीरे से बोली, क्या हुआ? मैंने ऊपर झूलते हुए झूमर की तरफ देखा। उसे देखते ही सिर और ज्यादा घूमने लगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। इतने में ऊपर लगा विशाल क्रिस्टल का झूमर अचानक टूटकर नीचे गिरने लगा। किसी ने जोर से चीख कर कहा, सावधान। अगले ही पल एक जबरदस्त धक्का लगा। असल में किसी ने लेंग छिंगच्यू को पूरी ताकत से धक्का देकर हटाया और उसके साथ मैं भी एक तरफ जा गिरा। धड़ाम। विशाल झूमर सीधे नीचे आ गिरा, लेकिन वो सोंग ज़ेहाओ के ऊपर गिरा। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। मैं और लेंग छिंगच्यू दोनों स्तब्ध रह गए। हमारी आंखों के सामने अभी अभी मौत जैसा भयानक हादसा हुआ था। सोंग ज़ेहाओ जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी बांह बुरी तरह कुचल गई थी। खून लगातार बह रहा था। दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हादसा इतना अचानक हुआ कि कुछ पल तक कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबसे पहले लेंग छिंगच्यू को होश आया। वो दौड़कर उसके पास पहुंची, घुटनों के बल बैठ गई और उसे सहारा देते हुए घबराकर बोली, ज़ेहाओ, तुम ठीक तो हो? सोंग ज़ेहाओ की पूरी बांह खून से लथपथ थी। उसने बेहद कमजोर नजरों से लेंग छिंगच्यू की तरफ देखा, लेकिन अपनी चोट की परवाह करने के बजाय सोंग ज़ेहाओ ने उल्टा पूछा, मैडम, आप ठीक तो है? लेंग छिंगच्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वो खुद इतनी बुरी तरह घायल था, फिर भी सबसे पहले उसकी चिंता उसी की थी। लेंग छिंगच्यू ने तुरंत सिर उठाकर पूछा, एम्बुलेंस बुलाई गई? सहायक ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम, रास्ते में है। सोंग ज़ेहाओ ने कमजोर आवाज में कहा, मैडम, मैं ठीक हूं। लेकिन वो कुछ ही शब्द बोल पाया था कि अचानक उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर लेंग छिंगच्यू की बाहों में गिर पड़ा। लेंग छिंगच्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया, इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। सोंग ज़ेहाओ उसका कर्मचारी था और उसने उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। एक मालिक होने के नाते वो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति यही सोच रहा था। सबको लगा कि लेंग छिंगच्यू सिर्फ अपने कर्मचारी की जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा था। मैं पिछले जंग की सारी घटनाएं जी चुका था, इसलिए लेंग छिंगच्यू और सोंग ज़ेहाओ के बीच चाहे कुछ भी होता,
मैं अपने मन में तरह तरह के शक करने से खुद को रोक नहीं पाता था। बिल्कुल पिछले जन्म की तरह जरा सी बात होते ही मैं उनके रिश्ते पर शक करने लगता था। हालांकि इस जन्म में मैं खुद से कहता रहता था कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मेरे मन का शक खत्म नहीं हो रहा था। मेरा चेहरा बेहद खराब लग रहा था। लेकिन वजह यह नहीं थी कि लिंग छिंगच्यू सोंगज़ेहाओ की मदद कर रही थी। असल वजह यह थी कि मुझे एहसास हो गया था मेरी मानसिक हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। पिछले जन्म में मेरी यही बेइंतहा शक की आदत आखिरकार मेरी मौत की वजह बनी थी, और मुझे डर था कि कहीं इस जन्म में भी मैं वही गलती दोबारा न दोहरा दूं। मैं ये भी अच्छी तरह जानता था, जब तक मेरा तलाक नहीं होगा मेरा दिल देरसबेर फिर उसी की वजह से उलझ जाएगा। वो जैसे जन्म से ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसके सामने मेरी सारी मानसिक मजबूती ढह जाती थी। अगर मैं फिर से उससे प्यार करने लगा तो क्या इसका मतलब यह होगा कि मेरा अंत भी पिछले जन्म जैसा ही होगा? अगर ऐसा ही होना था तो फिर मेरे दोबारा जन्म लेने का मतलब ही क्या था? जैसे ही मुझे पिछले जन्म का दर्दनाक अंत याद आया, मेरे पूरे शरीर की हर नस डर से कांप उठी। अगर इस जन्म का अंत भी वैसा ही हुआ तो मेरे चेहरे का रंग और भी उड़ गया, पूरा शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। तभी किसी ने मेरी हालत देख ली। मिस्टर लू, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैंने खोई हुई नजरों से आसपास देखा। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले सफेद छत दिखाई दी। हवा में फैली हल्की सी दवाइयों की गंध ने बता दिया कि मैं अस्पताल में हूं। मैंने हल्का सा सिर घुमाया, तभी मेरी नजर बिस्तर के पास बैठी लिंग छिंगच्यू पर पड़ी। वो कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ से सिर टिकाए, आंखें बंद किए थोड़ी देर आराम कर रही थी। लगता था उसने पूरी रात यही मेरी देखभाल करते हुए बिताई थी। मैंने बस हल्का सा करवट बदली, इतने में ही वो तुरंत जाग गई। मुझे होश में देखकर उसने तुरंत पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या डॉक्टर को बुलाऊं? एक रात आराम करने के बाद मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। फिर हैरानी से पूछा, मैं कल रात बेहोश कैसे हो गया था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। लिंग छिंगच्यू ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। डॉक्टर ने कहा है, तुम बहुत ज्यादा डर गए थे। डर की वजह से तुम्हारी धड़कनें असामान्य हो गई, इसलिए तुम बेहोश हो गए। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। बहुत ज्यादा डर गया था? उसने मेरी प्रतिक्रिया ध्यान से देखते हुए पूछा, कल रात की घटना ने तुम्हें इतना डरा दिया था? लेकिन मुझे यह बात खुद भी अजीब लग रही थी। आखिर कल का हादसा इतना भी भयानक नहीं था कि कोई डर के मारे बेहोश हो जाए। शायद छोटे बच्चे भी इतनी आसानी से नहीं डरते, और मैं तो कभी डरपोक इंसान रहा ही नहीं। फिर मैं सिर्फ डर की वजह से कैसे बेहोश हो सकता था? कुल मिलाकर मेरे बेहोश होने की वजह खुद मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। हाँ, यह भी हो सकता था कि उस वक्त मैं सचमुच बहुत डर गया था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, शायद मैं सचमुच डर गया था। फिर मैंने पूछा, सोंगज़ेहाओ कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? लिंग छिंगच्यू मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद सोंगज़ेहाओ की चिंता करूंगा। मेरी आवाज में न जलन थी, न ताना, बस एक सामान्य चिंता थी। वो बोली, वो ठीक है, बस हाथ में चोट आई है और थोड़ा सदमा लगा है, कोई गंभीर बात नहीं है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। लिंग छिंगच्यू के मन में कई तरह के विचार उठने लगे। कल रात वो मुझे छोड़कर सोंगज़ेहाओ को अस्पताल ले आई थी, फिर मैं भी बेहोश हो गया था। अगर पहले वाला मैं होता तो होश आते ही उससे जरूर झगड़ा करता, लेकिन आज मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल शांत थी। इतनी शांत मानो मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। उसे महसूस होने लगा था कि कुछ दिन पहले मेरे होश में आने के बाद से ही मैं पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत में उसे लगा था कि मैं जानबूझकर उसे अपनी तरफ खींचने का खेल खेल रहा हूं, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था, जैसे मेरी ये बदलती हुई सोच सचमुच असली थी। शायद मेरी परीक्षा लेने के लिए उसने जानबूझकर कहा। सोंगज़ेहाओ अभी भी बगल वाले कमरे में है, उसे अभी तक होश नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखा। अचानक मुझे पिछले जन्म की एक बात याद आ गई। क्या उस जन्म में भी इसी पार्टी में ऐसा हादसा हुआ था? क्या तब भी सोंगज़ेहाओ ने लिंग छिंगच्यू की जान बचाई थी? और क्या इसलिए लिंग छिंगच्यू पूरी रात अस्पताल में उसके साथ रही थी और घर नहीं लौटी थी? अगर सच यही था तो पिछले जन्म में मैंने न जाने कितनी बार उन्हें गलत समझा होगा। शायद शुरुआत में सब सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन मैं खुद ही हर बात पर झगड़ा करता रहा, हर दिन रिश्ते को बिगाड़ता रहा, और आखिरकार मैंने ही दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। शायद पिछले जन्म में मेरी शादी किसी और ने नहीं, मैंने खुद बर्बाद की थी। मैंने अपनी जिंदगी भी खुद तबाह की थी। अगर उस समय मैं थोड़ा शांत रहता, थोड़ा समझदारी से सोचता, अगर मेरा मन इतना कमजोर न होता, तो कोई भी मेरा घर नहीं तोड़ सकता था। मेरी सारी बदकिस्मती और मेरा पूरा दुख शायद मेरी अपनी ही वजह से था। यह सोचकर अचानक मेरे मन का बहुत सा बोझ हल्का हो गया। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि मैं अब लिंग छिंगच्यू के साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता था। मैं अपनी किस्मत को दोबारा दांव पर नहीं लगाना चाहता था। 7 साल मैंने उसे पूरे दिल से चाहा था, इतना प्यार किया, इतनी परवाह की, लेकिन मरते दम तक वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर पाई। यही बात साबित करने के लिए काफी थी कि उसका दिल बेहद ठंडा और कठोर था। फिर मैं क्यों दोबारा अपना समय और भावनाएं उसी पर बर्बाद करूं? उसके लिए मेरा प्यार, मेरा जुनून बहुत पहले ही खत्म हो चुका था।
इस जन्म में मैं अब किसी से प्यार नहीं करना चाहता था और नहीं प्यार के लिए फिर कभी खुद को खो देना चाहता था। ये सब समझने के बाद मेरा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। सच ही कहा जाता है, जिस इंसान की कोई इच्छा या लालसा नहीं रहती वही सबसे मजबूत बनता है। लिंग छिंगच्यू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं सचमुच पूरी तरह बदल चुका हूं। उसकी सारी परख और इशारे बेकार साबित हो रहे थे। मैंने कहा, इस बार तो सोंग जेहाओ की वजह से ही हम बच गए। अगर वो न होता तो घायल मैं होता। तुम उसे जैसा भी इनाम देना चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिंग छिंगच्यू ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उसने शांत स्वर में पूछा, मतलब मैं सोंग जेहाओ को जैसा चाहो वैसा इनाम दूं? मैंने बिना हिचक सिर हिलाया। हाँ, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। मेरे शब्दों का असली मतलब वो समझ चुकी थी। यहां तक कि अगर वो उसी वक्त सोंग जेहाओ से शादी करना चाहती तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। उसकी आंखें अचानक तेज हो गई। तुम्हारा ये बदलाव वाकई मेरी उम्मीद से बाहर है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसलिए अब ये मत सोचना कि मैं तलाक की बात किसी चाल के तहत कर रहा हूं। मैं सचमुच तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर तुम सच में ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें नए नजरिए से देखूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है, बस जल्दी से तलाक के लिए राजी हो जाओ ताकि मेरा दिल भी जल्दी आजाद हो जाए। हालांकि लिंग छिंगच्यू खुद भी तलाक चाहती थी, लेकिन हर दिन मेरी जिद सुन सुनकर उसे अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। आखिर शादी करने की जिद भी मैंने ही की थी और अब तलाक की जिद भी मैं ही कर रहा था। सबसे ज्यादा उसे यही बात पसंद नहीं थी कि कोई उसकी जिंदगी अपनी मर्जी से चलाए। पहले मैंने उसकी शादी तय करवाई, अब तलाक भी अपनी शर्तों पर चाहता था। उसे लग रहा था कि मैं हद से ज्यादा मनमानी कर रहा हूं। अचानक उसने होठों पर मुस्कान लाते हुए पूछा, शादी को इतना समय हो गया, लेकिन लगता है हमने आज तक कभी किस भी नहीं किया। मैं उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं पाया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसके होंठ मेरे होठों पर थे। मेरा दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। लिंग छिंगच्यू मेरी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे मुझे चूम रही थी। उसकी नजरें मेरे चेहरे के हर छोटे से छोटे भाव को पढ़ रही थी। मैं सचमुच हक्का बक्का रह गया था। 2 जन्मों की यादों को जोड़ दूं, तभी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अचानक मुझे किस करेगी। ये तो ऐसी बात थी जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मैंने पूरी ताकत से उसे अपने से अलग किया। गुस्से में बोला, तुम कर क्या रही हो? पिछले कुछ दिनों से मैं हर बात पर बिल्कुल शांत रहता था। मेरे चेहरे पर शायद ही कोई भावना दिखाई देती थी, लेकिन इस बार मेरा इतना तीखा विरोध देखकर लिंग छिंगच्यू हल्के से मुस्कुराई। ये मत कहना कि तुम इसका मतलब नहीं समझते। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें घिन नहीं आती? तुम मुझे नापसंद करती हो, फिर भी जानबूझकर मुझे किस किया। ये सब बहुत बनावटी है। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अपने ही पति को किस कर रही हूं, इसमें घिन कैसी? लेकिन उसने मुझे कभी अपना पति माना ही कब था? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। लिंग छिंगच्यू, तुम्हारी ये हरकत सचमुच घिनौनी है। इतना कहकर मैं बिना उसकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिस्तर से उतरने लगा। लेकिन तभी मुझे याद आया, कल रात धक्का लगने पर मेरा टखना मुड़ गया था। मैं ये बात पूरी तरह भूल चुका था। जैसे ही दोनों पैर जमीन पर रखे, तेज दर्द उठा। मैं संभल भी नहीं पाया और सीधे आगे गिर पड़ा, और बदकिस्मती से सीधा लिंग छिंगच्यू के ऊपर। संतुलन बचाने के लिए मैंने अनजाने में उसके कपड़े पकड़ लिए। मैं अंदर ही अंदर शर्म से भर गया, लेकिन वो हंस पड़ी। अभी तो कह रहे थे कि मैं घिनौनी हूं, तो अब ये क्या है? खुद ही आकर मेरी बाहों में गिर पड़े। मैं शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता था, लेकिन बाहर से खुद को पूरी तरह शांत रखते हुए बोला, यह सिर्फ एक हादसा था, ज्यादा गलतफहमी मत पालो। वो व्यंग्य से मुस्कुराई, जो तुम्हें जानते हैं वे जानते हैं कि तुम हर समय मुझे गले लगाने का बहाना ढूंढते रहते थे। अभी कहोगे कि गलतफहमी मेरी है? मैंने तुरंत उसे अपने से दूर किया। दृढ़ आवाज में कहा, आज के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए जरा सा भी एहसास नहीं रहेगा। मैं अब कभी तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी ये तीखी प्रतिक्रिया देखकर लिंग छिंगच्यू सचमुच हैरान रह गई। उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। इस समय उसके मन में गुस्से का तूफान उठ रहा था। सोचो, एक आदमी जो कभी तुम्हें पागलों की तरह चाहता था, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम थी, वो अचानक कह दे, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। इतना ही नहीं, वो तुम्हें नापसंद भी करने लगे, जैसे किसी परेशान करने वाली मक्खी से भी ज्यादा। लिंग छिंगच्यू जैसी स्वाभिमानी और घमंडी औरत ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं था। वो बस ये सहन नहीं कर पा रही थी कि कोई इंसान उसके साथ इतना उल्टा व्यवहार करे। वो ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए बोली, सच कहूं, मेरा बहुत मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हारा गला दबा दूं। पहले भी ऐसा मन करता था और आज भी करता है। मैं हमेशा किसी न किसी तरह उसे इतना गुस्सा दिला देता था कि उसका मन मुझे मार डालने का करता। मैं उसकी आंखों में साफ साफ हत्या जैसा गुस्सा देख सकता था। मैंने शांत स्वर में कहा, लिंग छिंगच्यू, पहले गलती मेरी थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब हम तलाक ले लेते हैं। मैं ये गलती और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। प्लीज तलाक दे दो। मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं भी उसकी आंखों का डरावना भाव देखकर एक पल के लिए चौंक गया। उसने तेज आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। जितनी जल्दी हो
सके मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कल मेरा वकील तुम्हारे पास तलाक के कागज भेज देगा। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चली गई। मैं कुछ पल तक वही खड़ा रह गया। फिर अचानक मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया। वो तलाक के लिए तैयार हो गई थी। कल हमारा तलाक हो जाएगा। मेरे होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। आखिरकार मैं आजाद होने वाला था। मुझे सचमुच एक नई जिंदगी मिलने वाली थी। अगर उस समय लेंग छिंगच्यू ने मेरी खुशी देख ली होती तो शायद सच में लौटकर मेरा गला दबा देती। गुस्से में वो अस्पताल छोड़कर चली गई। उसके स्वभाव को देखते हुए उसका वहां रुकना नामुमकिन था। मैंने तुरंत ली आंटी को फोन किया। वो थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंच गई। छोटे साहब, आखिर हुआ क्या था? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें पिछली रात की सारी घटना बता दी। मुझे इतना खुश देखकर ली आंटी के मन में तुरंत एक ख्याल आया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, छोटे साहब, क्या मैडम रात भर आपकी बहुत चिंता करती रही? देखिए तो सही, आप कितने खुश लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। नहीं, इसका लेंग छिंगच्यू से कोई लेना देना नहीं है। ली आंटी हैरानी से बोली। तो फिर आप इतने खुश क्यों हैं? मैं बस मुस्कुरा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं उन्हें बता देता कि मैं तलाक होने की खुशी मना रहा हूं तो शायद उन्हें लगता कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी जब हम अस्पताल से निकलने ही वाले थे, एक नर्स आकर बोली, बगल वाले कमरे के मरीज सोंग ज़िहाओ को होश आ गया है। मैंने सिर हिलाया। मैं जाकर उससे मिल लेता हूं। लेकिन ली आंटी ने तुरंत मुझे रोक लिया। आप मत जाइए, आपके पैर में चोट लगी है। मैं आपकी तरफ से उसका हालचाल पूछाती हूं। वैसे भी मेरा उससे मिलने का मन नहीं था। मैंने हामी भर दी। ठीक है, उसे कहना कल रात जो उसने हमारी जान बचाई उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। ली आंटी सोंग ज़िहाओ के कमरे में पहुंची। वो बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। दरवाजे की आहट सुनते ही उसने उम्मीद भरी नजरों से उधर देखा, लेकिन जब उसने देखा कि आने वाली लेंग छिंगच्यू नहीं बल्कि ली आंटी है तो उसकी आंखों में साफ निराशा झलक गई। ये देखकर ली आंटी मन ही मन मुस्कुरा उठी। लगता है इसे उम्मीद थी कि मैडम आएंगी। अफसोस, मैडम तो बहुत पहले ही जा चुकी है। उसे इसकी ये बेचारी हालत देखने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि मन में कुछ और सोच रही थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह विनम्र मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हेलो सोंग ज़िहाओ, मैं हमारे छोटे साहब और मैडम की तरफ से आपका हालचाल पूछने आई हूं। अब तबीयत कैसी है? सोंग ज़िहाओ भी हल्का सा मुस्कुराया। मैं ठीक हूं। मैडम और मिस्टर लू कैसे हैं? ली आंटी ने जवाब दिया। छोटे साहब को बस हल्की सी चोट आई है। मैडम रात भर उनकी देखभाल करती रही। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही सोंग ज़िहाओ की आवाज में हल्की सी उदासी उतर आई। अच्छा है, ली आंटी ने आगे कहा। छोटे साहब ने खास तौर पर आपको धन्यवाद कहने को कहा है। अगर आपने कल रात उन्हें नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आप बस आराम से इलाज करवाइए, बाकी किसी बात की चिंता मत कीजिए। सोंग ज़िहाओ ने हल्के से सिर हिलाया। मिस्टर लू का धन्यवाद। ली आंटी मुस्कुराई। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने न तो सोंग ज़िहाओ का मजाक उड़ाया और न ही उसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया, लेकिन अनजाने में उन्होंने उसे सबसे बड़ा झटका दे दिया। कल रात सबसे ज्यादा घायल वही हुआ था। फिर भी लेंग छिंगच्यू पूरी रात मेरी देखभाल करती रही, जबकि सोंग ज़िहाओ तो ठीक बगल वाले कमरे में भर्ती था। इतनी कम दूरी होने के बावजूद लेंग छिंगच्यू एक बार भी उसे देखने नहीं आई। यहां तक कि उसका हाल पूछने के लिए भी उसने किसी को नहीं भेजा। उल्टा मेरी तरफ से ली आंटी उससे मिलने आई थी। यह बात अपने आप साबित कर रही थी कि लेंग छिंगच्यू की नजर में उसकी चोट उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। सोंग ज़िहाओ खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में इतनी कसक क्यों हो रही है। आखिर पिछली बार जब वो अस्पताल में भर्ती हुआ था तब तो मैडम खुद उसे देखने आई थी, लेकिन इस बार उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई। फिर भी उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उसकी छठी इंद्रिय बार बार कह रही थी। हाल के दिनों में बहुत सी बातें उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग हो रही थी। क्यों, वो खुद भी नहीं जानता था। बस इतना महसूस हो रहा था कि सब कुछ जैसे पहले से अलग दिशा में जा रहा है। मैं घर वापस आ गया, नहाने के बाद खाना खाया और फिर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कल मेरा तलाक होने वाला था, इसलिए आज ही सारी तैयारी पूरी कर लेनी थी। मैंने ली आंटी को भी मदद के लिए बुला लिया। वो हैरानी से पूछने लगी, छोटे साहब, ये सब सामान क्यों बांध रहे हैं? क्या कहीं शिफ्ट होने वाले हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कल मैं यहां से चला जाऊंगा। वो चौंक गई। लेकिन क्यों? मैं उन्हें तलाक वाली बात नहीं बता सकता था। हमारे तलाक की खबर किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए थी। मैंने बहाना बनाया, बस कुछ दिन बाहर रहना चाहता हूं। लेकिन ली आंटी अभी उलझन में थी। अचानक बाहर क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कमरे की तरफ देखते हुए कहा। यह घर बहुत बड़ा है और बहुत खाली खाली लगता है। यहां रहकर घुटन सी होती है, इसलिए कुछ दिन बाहर रहूंगा। मेरी बात सुनकर ली आंटी चिंता से मुझे देखने लगी। छोटे साहब, क्या आपके और मैडम के बीच कुछ हुआ है? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन बदलना चाहता हूं। और हाँ, दादाजी को इसके बारे में मत बताइएगा। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, ली आंटी, ज्यादा मत पूछिए, मैं जैसा कहूं बस वैसा कर दीजिए, ठीक है? वो मुस्कुरा पड़ी। ऐसा कब हुआ है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी? मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे पता था
आप ही मेरे लिए सबसे अच्छी है। ये सुनकर ली आंटी का दिल भर आया। उन्होंने फिर कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप मेरे साथ सामान समेटने लगी। वैसे भी कुछ बातें जान लेने से कोई फायदा नहीं होता। मैं ज्यादा सामान साथ नहीं ले जाना चाहता था, सिर्फ जरूरी चीजें रखी, बाकी सब यही छोड़ देने का फैसला किया। ज्यादा देर नहीं लगी, कुछ ही समय में सारी पैकिंग पूरी हो गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अचानक लगा पूरा बंगला पहले से भी ज्यादा सुना हो गया है। वैसे तो ये घर मुझे हमेशा खाली खाली लगता था, लेकिन आज तो इसकी वीरानी और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। शादी के पूरे 1 साल में मुझे इस जगह कभी घर जैसा अपनापन महसूस नहीं हुआ। शायद ये घर कभी मेरा था ही नहीं। अच्छी बात बस इतनी थी कि अभी भी मेरे पास लौटने का मौका था। ये सोचकर कि कल से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी, मेरे मन में अजीब सी खुशी थी, साथ ही जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं बिस्तर पर लेटा अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। पहले मुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, मेरे दिमाग में हर वक्त सिर्फ लेंग छिंचियो रहती थी। इसी वजह से शादी के बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। लेकिन अब मुझे दूसरी जिंदगी मिली थी, मैं उसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं दोबारा पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन क्या पढ़ूं, यही सोचकर मैं परेशान हो गया। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। आखिर में मैंने खुद से कहा, पहले तलाक हो जाने दो, बाकी सब बाद में सोच लेंगे। उस रात लेंग छिंचियो घर नहीं लौटी। सुबह सुबह मैंने अपना सारा सामान नीचे मंगवा लिया। वैसे भी आज तलाक होना था, पहले से तैयारी कर लेना बेहतर था। मेरा सामान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कई बड़े सूटकेस भर गए थे। उसी समय लेंग छिंचियो घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के पास रखे सूटकेसों पर पड़ी, वो हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोली, ये सब क्या है? एक नौकर ने आदर से जवाब दिया, मैडम, ये सारे सूटकेस छोटे साहब के हैं। लेंग छिंचियो तुरंत सब समझ गई। मैं तो उसके घर छोड़ने से पहले ही अपना सामान बांध चुका था। न जाने क्यों उसे अचानक मेरी पुरानी बातें याद आने लगी। छिंचियो दी, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस जिंदगी में मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करूंगा। मुझसे शादी कर लीजिए, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता हूं। अब ये सब याद करके उसे बेहद व्यंग्यात्मक लगा। उसे महसूस हुआ कि मैं शायद कभी प्यार का मतलब समझता ही नहीं था। वो सब सिर्फ पाने की जिद थी। शादी को अभी कितना ही समय हुआ था और मैं पहले ही ऊब गया था। शायद मैं उससे कभी प्यार करता ही नहीं था, बस इसलिए उसके पीछे पागल था, क्योंकि वो मुझे नहीं मिल रही थी। अब जब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी, तो शायद मैं उससे भी ऊब गया था। पहले मैंने जबरदस्ती उससे शादी की और अब उसी जिद से तलाक मांग रहा था। उसे लगने लगा कि मैं उसकी जिंदगी को मजाक बना रहा हूं। जितना वो सोचती, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं नाश्ता करके डाइनिंग हॉल से बाहर निकला, तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। मैं सहज ही कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें देखी, मेरे होंठ वहीं रुक गए। लेंग छिंचियो कुछ पल तक मुझे घूरती रही, फिर बिना कुछ कहे ठंडे चेहरे के साथ ऊपर चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी नाराज क्यों है, फिर भी मैं उसके पीछे चला गया। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, बस दस्तखत होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने झिझकते हुए फिर पूछा, वकील कब आएगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना सामान लेकर चला जाऊंगा। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने सोचा, एक आखिरी बात कहकर चला जाता हूं। तुम चिंता मत करो, हमारे तलाक की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तलाक की बात कब सबको बतानी है, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। मैंने जो कहा है वो निभाऊंगा। मेरी बात पूरी होते ही अब तक चुप खड़ी लेंग छिंचियो अचानक मुड़ी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बहुत अच्छे, सच में कमाल कर दिया तुमने। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो इतनी गुस्से में क्यों है। मैंने अनायास पूछा, क्या हुआ? क्या अब तुम तलाक नहीं चाहती? वो व्यंग्य से मुस्कुराई। मैंने तो कभी तुमसे शादी करना ही नहीं चाहा था, तो फिर तलाक नहीं चाहने की बात कहां से आ गई? मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं इस गलती को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता हूं। उसकी आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। तो तुम्हें भी पता है कि ये एक गलती थी? मैं लेंग छिंचियो अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करती, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और इकलौती गलती हो। आखिर तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ा? मुझे अपनी इस गलती का हिस्सा क्यों बनाया? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मेरी आंखें हल्के से कांप उठीं, दिल में गहरी टीस हुई। हाँ, ये सब मेरी ही गलती थी। मैं जानता था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी मैंने जिद करके उससे शादी की। मैंने कभी उसके दिल की परवाह नहीं की। मैंने धीमे स्वर में कहा, लेंग छिंचियो, मुझे माफ कर दो। वो ठंडी हंसी हंसी, एक सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? तुम जानते भी हो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं। इस दुनिया में अगर कोई इंसान मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है तो वो तुम हो। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। लगता है मैं सचमुच बहुत बुरा इंसान था, इतना कि कोई मुझसे इतनी नफरत करे। मैंने धीरे से कहा, अब मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, नहीं बीती बातें बदल सकता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें आजाद कर सकता हूं। अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं वह भी कर दूंगा। उसने बिना किसी भावना के कहा, अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दफा हो जाओ और फिर कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अब कभी तुम्हारे सामने ना आऊं।
इतना कहकर मैं मुड़ गया और शांत भाव से बाहर निकल गया। मुझे इतनी आसानी से जाते हुए देखकर लिंग छिंगच्यू के भीतर का गुस्सा और भड़क उठा। ये आदमी पहले मेरी पूरी जिंदगी उलट-पुलट कर गया और अब ऐसे जा रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे लग रहा था आखिर ये हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलाता है। जितना वो सोचती उतनी ही ज्यादा नाराज होती जा रही थी। मैं उदास चेहरे के साथ नीचे उतरा। ली आंटी ने मुझे देखते ही पूछा, छोटे साहब क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, ली आंटी चलते हैं अभी। उन्होंने चिंता से पूछा, आपका और मैडम का फिर झगड़ा हुआ है क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं बस अब निकलते हैं। ली आंटी ने मन ही मन आह भरी। मेरी शादी कितनी दुखद थी, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखती आई थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी थी, उसमें दखल देने का उन्हें कोई हक नहीं था। नौकरों ने सारे सूटकेस कार में रख दिए। मैं कार के दरवाजे पर खड़ा होकर आखिरी बार उस बंगले को देखने लगा। दिल में कई तरह की भावनाएं थी, लेकिन उनमें जरा भी मोह नहीं था। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब मेरे दिल में लिंग छिंगच्यू के लिए कोई भावना नहीं बची थी। यही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। वैसे भी वो कभी मुझसे प्यार नहीं करती थी। एक असफल शादी शायद उसकी जिंदगी पर कोई असर भी नहीं डालेगी। आखिर वो इतनी सफल, इतनी सम्मानित और इतनी मजबूत औरत थी। उसके लिए ये बस एक छोटा सा हादसा होगा। कुछ देर बाद कार चल पड़ी। पूरे रास्ते मैं चुप बैठा रहा। आखिर ली आंटी से रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से पूछा, छोटे साहब आप सच में ठीक है ना? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ली आंटी क्या मैंने लिंग छिंगच्यू से शादी करने की जिद करके बहुत बड़ी गलती की थी? वो एक पल के लिए चुप रह गई, फिर बोली, लेकिन छोटे साहब यही तो आपका सबसे बड़ा सपना था। मैं कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मैंने कभी उसके दिल के बारे में नहीं सोचा। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। मैं खुद पर हंस पड़ा। अब समझ आया वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी और पिछले जन्म में मैंने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली। ली आंटी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैडम के मन में क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन उनका स्वभाव सब जानते हैं। वो जो नहीं करना चाहती उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। उस समय उन्होंने आपसे शादी की तो शायद उसके पीछे उनका भी कोई कारण रहा होगा। उनकी बात सुनकर मैं अचानक सोच में पड़ गया। सही तो कह रही है, अगर लिंग छिंगच्यू सचमुच शादी नहीं करना चाहती तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। वो चाहती तो सगाई के बाद शादी की तारीख टालती रहती, फिर आराम से रिश्ता भी तोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने आखिरकार मुझसे शादी कर ली। मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा यही मानता रहा कि उसे जबरदस्ती मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं लग रही थी। हाँ, वो मुझसे नफरत करती थी और उसने खुद कहा था कि उसने कभी मुझसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो फिर उसने शादी क्यों की? क्या वो मुझसे प्यार करती थी? ये सोचते ही मैंने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। नामुमकिन। तो फिर असली वजह क्या थी? मैं इसी सोच में डूबा था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं चौंक गया, लिंग छिंगच्यू। मैंने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से उसकी ठंडी आवाज आई, कहा हो? मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। अभी तो उसने खुद मुझे जाने के लिए कहा था। मैंने जवाब दिया, रास्ते में हूं। क्या अब तलाक के कागजों पर साइन करने हैं? उसने ठंडे स्वर में कहा, 5 मिनट के अंदर वापस आ जाओ। इतना कहकर उसने बिना कुछ और बोले फोन काट दिया। मैं समझ नहीं पाया कि वो आखिर चाहती क्या है। क्या सचमुच अब दस्तखत होने वाले हैं? मैंने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस मोड़ो। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे, इसलिए कुछ ही मिनटों में वापस बंगले पहुंच गए। मुझे लगा था कि उसने मुझे तलाक के कागजों पर साइन कराने के लिए बुलाया है। मैं ऊपर गया और बेडरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वो बाथरूम में नहा रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मैं वापस आ गया हूं। क्या अब साइन करने हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरे पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। करीब 10 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। लिंग छिंगच्यू हल्के रंग का बाथरोब पहने बाहर आई। उसकी गोरी त्वचा पर नहाने की ताजगी साफ झलक रही थी। उसकी खूबसूरत और आकर्षक काया किसी का भी दिल धड़का सकती थी। मैं पहले उस पर पागलों की तरह क्यों फिदा था, अब यह बात पूरी तरह समझ आती थी। उसकी हैसियत को एक तरफ रख भी दे तो सिर्फ उसका चेहरा और उसकी खूबसूरती ही किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वो किसी मोहिनी से कम नहीं लग रही थी। उसकी हर अदा लोगों का दिल चुरा लेने वाली थी। मैं बचपन से ही बड़े बड़े लोगों के बीच पला बढ़ा था, खुद भी देखने में कम आकर्षक नहीं था। घर परिवार और रुतबा भी किसी से कम नहीं था, लेकिन जब मैंने पहली बार उसे देखा था, उसी पल उस पर दिल हार बैठा था और फिर कभी खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी खूबसूरती सचमुच बेमिसाल थी। मैंने मन ही मन स्वीकार किया, वो वाकई एक असाधारण औरत थी। अगर मैंने पिछले जन्म की सारी तकलीफें न झेली होती तो शायद आज भी उसी पर फिदा हो जाता। अच्छी बात बस इतनी थी कि अब मैं अपने दिल पर काबू रखना सीख चुका था। मैंने शांत स्वर में पूछा, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? उसने ठंडी नजर से मेरी तरफ देखा, फिर नाराज लहजे में बोली, किसने कहा था कि तुम अपनी मर्जी से चले जाओ? मेरे गले में जैसे शब्द अटक गए। अभी कुछ देर पहले तो उसी ने मुझे निकल जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं बेकार की बहस नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ इतना पूछा, आखिर मुझे वापस क्यों बुलाया? उसने बिना कुछ कहे अपना फोन उठाया, एक मैसेज खोला और फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने स्क्रीन पर लिखा संदेश पढ़ा,
छिंगच्यू, क्या तुम्हारा और जेचुआन का फिर झगड़ा हो गया है? मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहां रहने आ रही हूं। दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। अगर तुम दोनों फ्री हो तो साथ में लंच करेंगे। माँ, ये मेरी सास का मैसेज था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ आ जाने वाली है, उसने बिना कोई भाव बदले कहा। जब तक वो यहां है कोई गड़बड़ मत करना। तलाक की बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, समझे? उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। मैं समझ गया कि यह बात किसी भी हालत में छिपानी होगी। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माता पिता से भी ये बात क्यों छिपाना चाहती है। फिर भी मैंने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं बताया, और जब तक मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा, लोग चाहे जितना शक करें, उन्हें यकीन नहीं होगा कि हमारा सचमुच तलाक होने वाला है। वैसे भी सब जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। ऐसे में कोई भी ये नहीं मानेगा कि मैं उससे तलाक ले सकता हूं। कुछ पल सोचने के बाद मैंने फिर कहा, क्या पहले तलाक के कागजों पर साइन नहीं कर सकते? मैं उसके बाद भी तुम्हारे साथ सबके सामने पति पत्नी होने का नाटक करता रहूंगा। लेंग छिंगच्यू के होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। तुम्हें लगता है मैं ऐसा सौदा करूंगी जिसमें मेरे हाथ में कोई नियंत्रण ही न रहे? अगर पहले तलाक हो गया तो उसके बाद मैं उसके कहे अनुसार चलूं या नहीं, ये पूरी तरह मेरी मर्जी होगी। मैं उलझन में पड़ गया। लेकिन तुमने तो कहा था कि आज साइन करेंगे। सच तो यह था कि मैं कल से ही इस पल का इंतजार कर रहा था। अगर आज तलाक नहीं हुआ तो मुझे सचमुच निराशा होगी। मैंने समझाने की कोशिश की, हम चुपचाप साइन कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को भी कुछ पता नहीं चलने दूंगा। इन दिनों लेंग छिंगच्यू को सबसे ज्यादा जिस बात से चिढ़ होने लगी थी वो थी मेरे मुंह से बार बार तलाक शब्द सुनना। मैं पिछले कई दिनों से हर बात में यही दोहराता आ रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे तलाक जरूर लूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तलाक लेना भूल जाओ। मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूछा, तो कम से कम कोई समय तो बता दो। मैं आखिर कब तक इंतजार करूं? मैं हमेशा इंतजार नहीं कर सकता। असल में मुझे डर था कि कहीं मेरा धैर्य जवाब न दे जाए। उसके भीतर गुस्सा फिर से उभर आया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। मेरे लिए तलाक लेना इतना आसान नहीं है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाएगी तब मैं खुद तुमसे तलाक लूंगी। उस दिन तुम चाहो या न चाहो तलाक होकर रहेगा। मुझे पूरा यकीन था वो भी मेरी ही तरह इस शादी को जल्द खत्म करना चाहती थी। जब इस गलत शादी की शुरुआत मेरी वजह से हुई थी तो उसे खत्म करने में भी मुझे उसका साथ देना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती मैं इंतजार कर लूंगा। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बस आज जो कहा है उसे भूलना मत। वो हल्का सा हंसी। तुम्हें लगता है मैं अपनी बात से पलट जाऊंगी? मुझे तो ज्यादा डर है कि कहीं आखिर में पलटने वाले तुम न निकलो। मैंने तुरंत हाथ उठाकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं पलटूंगा। वो अब मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पा रही थी। अब निकलो यहां से, मुझे आराम करना है। मैं वही खड़ा रहा। मैंने पूछा, अब मैं किस कमरे में रहूं? उसने आंखें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। इतना बेवकूफी भरा सवाल भी पूछना पड़ रहा है? जाहिर है तुम मेरे ही कमरे में रहोगे। अगर हम अलग अलग कमरों में रहने लगे तो उसकी मां को तुरंत शक हो जाता। अभी किसी भी हालत में उसके माता पिता को हमारे तलाक की भनक नहीं लगनी चाहिए थी। कुछ पल बाद उसने कहा, जल्दी जाकर अपना सारा सामान वापस कमरे में रखवा दो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। मैंने कोई विरोध नहीं किया। फौरन नौकरों को बुलाकर अपना सारा सामान फिर से उसी कमरे में रखवा दिया। लेंग छिंगच्यू के माता पिता भी इसी सिटी में ही रहते थे, बस उनका घर यहां से थोड़ा दूर था। कभी कभी मैं भी लेंग छिंगच्यू के साथ उनके घर खाने पर चला जाता था। उसके पिता लेंग परिवार के मुखिया और लेंग ग्रुप के संस्थापक थे। बहुत रौबदार और प्रभावशाली व्यक्ति। वही उसकी मां झाओ शुहुआ। सुना था कि अपनी जवानी में वो पूरे सी सिटी की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी। सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद शिक्षित और संस्कारी भी थी। लेंग छिंगच्यू ने अपने माता पिता की हर अच्छी बात विरासत में पाई थी। वो सचमुच हर मायने में परफेक्ट लगती थी। मेरे पास अगर कुछ था तो बस अच्छा परिवार और ठीक ठाक शक्ल सूरत। बाकी किसी बात में मैं उसके सामने नहीं टिकता था। अच्छी बात यह थी कि झाओ शुहुआ ने कभी मुझे नापसंद नहीं किया। वो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए मुझे उनके सामने अभिनय करने की ज्यादा चिंता नहीं थी। बस इतना ध्यान रखना था कि उन्हें हमारे तलाक का जरा भी शक न हो। दोपहर ठीक 12 बजे झाओ शुहुआ समय पर पहुंच गई। मैं और लेंग छिंगच्यू दोनों उन्हें लेने बाहर गए। एक शानदार रोल्स रॉयस आकर रुकी। उसमें से झाओ शुहुआ उतरी। उनका व्यक्तित्व बेहद शालीन और गरिमामय था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उम्र उन पर रुकी हुई हो। करीब 60 साल की होने के बावजूद वो मुश्किल से 40 साल की लगती थी। उनकी त्वचा और फिटनेस देखकर कोई भी दंग रह जाए। मैं मन ही मन उनकी बहुत इज्जत करता था। लेंग छिंगच्यू ने आदर से कहा, मां। हालांकि उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मां। झाओ शुहुआ ने तुरंत बनावटी नाराजगी दिखाई। क्या बात है? मां को देखकर तुम दोनों जरा भी खुश नहीं हुए? हर समय इतना गंभीर चेहरा क्यों बनाए रखते हो? जरा मुस्कुराया भी करो। उदास चेहरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर उन्होंने प्यार से शिकायत की, कितने दिन हो गए तुम दोनों घर नहीं आए? हर बार मुझे ही बुलाना पड़ता है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो हंस पड़ी। ठीक है, मुझे पता है छिंगच्यू आजकल बहुत बिजी रहती है
और अचवान, तुम्हें तो बस मेरी बेटी ही दिखाई देती है। माँ याद ही कहाँ रहती है? मैं शर्माते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो आप भी मेरी अपनी माँ जैसी है। झाओ शुहुआ मुस्कुरा दी। बस मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, यही मेरे लिए काफी है। चलो अंदर चलते हैं, इस बार मैं कुछ दिन यही रहने वाली हूं। आराम से बैठकर खूब बातें करेंगे। मैं चुपके से लेंग छिंगचियो की तरफ देखने लगा। उसी समय उसने भी मेरी तरफ देखा। हम दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ कहे हम एक दूसरे का मतलब समझ गए। दोपहर का खाना पहले से तैयार था। हम सब सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खाते खाते लेंग छिंगचियो ने धीमे से पूछा, माँ, क्या आप सचमुच कुछ दिन यही रहेंगी? पापा ने मान लिया। उसके माता पिता हमेशा साथ रहते थे, इतने सालों में शायद ही कभी अलग हुए हों। ऐसे में झाओ शुहुआ का अकेले यहां आना थोड़ा अजीब था। वो मुस्कुराई। उन्हें मानना है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, फैसला मैं करती हूं। लेंग छिंगचियो ने मजाक में पूछा, कहीं आप दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ? झाओ शुहुआ ने प्यार से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। कैसी बेकार बातें करती हो, मैं तो इसलिए आई हूं कि कहीं तुम दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए। असल में उनके आने की असली वजह कुछ और थी। वो हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने नहीं आई थी, बल्कि उन्हें अपने नाती नातिन की इतनी बेसब्री से प्रतीक्षा थी कि अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा था। हमारी शादी को इतना समय हो चुका था, लेकिन लेंग छिंगचियो अब तक मां नहीं बनी थी। इसलिए उन्होंने तय किया था कि कुछ दिन हमारे साथ रहकर किसी तरह हमें बच्चा करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन न मुझे इसका पता था और नहीं लेंग छिंगचियो को। हम दोनों तो यही समझ रहे थे कि बस उनके सामने पति पत्नी होने का नाटक ठीक से निभाना है। दिन भर लेंग छिंगचियो ऑफिस में रही। रात काफी देर से वो कमरे में लौटी। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बिस्तर पर सोए हुए मुझ पर पड़ी। कमरे में हल्की सी गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। असल में मैं सोया नहीं था, बस उसका सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए सोने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। बिस्तर के किनारे बैठी। मैं उसकी तरफ पीठ किए लेटा था, लेकिन मुझे महसूस हो गया कि वो भी मेरे बगल में आकर लेट गई है। वो भी मेरी तरफ पीठ करके लेट गई। कुछ ही देर बाद कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और सचमुच सोने की कोशिश करने लगा। मैं आमतौर पर उसे छूता नहीं था, सिवाय उन मौकों के जब उसे खुद मेरी जरूरत होती या दोनों का मूड अच्छा होता। बाकी समय लेंग छिंगचियो किसी तत्सविनी की तरह रहती थी। उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि मैं जबरदस्ती कुछ करूंगा, क्योंकि अगर वो मना कर देती तो मैं कभी उसकी इच्छा के खिलाफ उसे छूता भी नहीं था। वो आराम से सो गई। मुझे भी लगा था कि जल्दी नींद आ जाएगी, लेकिन कमरे में फैली गुलाब की खुशबू जाने क्यों बार बार उसके नर्म एहसास की याद दिला रही थी। धीरे धीरे मेरा शरीर बेचैन होने लगा। आंखें बंद करते ही पुरानी यादें और भी साफ होकर सामने आने लगी। 18 साल की उम्र से ही मैं उसे जानता था और तब से मैं एक पागल आशिक की तरह उसके पीछे घूमता रहा। हर दिन उससे अपने प्यार का इजहार करता और हर बहाने उसके करीब रहने की कोशिश करता। दूसरी तरफ लेंग छिंगचियो की दुनिया में सिर्फ काम था। उसे पुरुषों में कभी खास दिलचस्पी नहीं रही। उसे लगता था कि जितने भी लड़के उसके पीछे आएंगे वे सब मेरी तरह ही होंगे, इसलिए वो हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखती थी। ऊपर से उस समय कंपनी का काम भी इतना ज्यादा था कि उसके पास किसी दूसरे आदमी को जानने समझने का समय ही नहीं था। और अगर कभी कोई उसके करीब आने की कोशिश भी करता तो मेरी मौजूदगी देखकर खुद ही पीछे हट जाता था। भले ही कोई दूसरा आदमी उसके करीब आने की कोशिश करता, मेरी वजह से वो डरकर खुद ही पीछे हट जाता था। यही कारण था कि आज तक उसकी जिंदगी में कोई पसंदीदा पुरुष नहीं आया। मैं ही उसकी जिंदगी का पहला और इकलौता पुरुष था जिसने उसे छुआ था। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चल गया कि वह मुझसे बेहद नफरत करती है, इसलिए मैंने खुद को बहुत रोक कर रखा। बहुत कम ही उसे छूता था, लेकिन आज रात न जाने क्यों अपनी इच्छाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बार बार मेरे दिमाग में लेंग छिंगचियो का ख्याल आने लगा। उसका नाजुक और मुलायम शरीर, जब भी उसे छुआ था वो एहसास आज तक उतनी ही साफ याद था। सबसे गहरी याद उस दिन की थी जब पार्टी के मेकअप रूम में मैंने उसे अपनी बाहों में लिया था। अजीब बात यह थी, उस दिन मैंने सिर्फ उसे एक पल के लिए गले लगाया था, लेकिन उस एक पल का एहसास हमारे पति पत्नी बनने के बाद के किसी भी स्पर्श से कहीं ज्यादा गहरा था। उस दिन उसकी नरम कमर को छूते समय उंगलियों पर जो एहसास रह गया था वो आज तक नहीं भूला था। उन्हीं बातों को सोचते सोचते मेरी उंगलियां जैसे फिर उसी एहसास को महसूस करना चाहने लगी। अनजाने में मेरा हाथ भी हल्का सा हिल गया, जैसे मैं उसके पास लेटी औरत को अपनी तरफ खींच लेना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। अब मैं उसे दोबारा नहीं छू सकता, वरना हमारा रिश्ता और भी उलझ जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता था, चाहे मन कितना भी क्यों न करे, अब मुझे खुद को रोकना ही होगा। मैं झटके से करवट बदलकर लेट गया। बेचैनी में आंखें बंद कर ली और खुद को जल्दी सोने के लिए मजबूर करने लगा। उसी समय नींद में डूबी लेंग छिंगचियो भी मेरी तरफ करवट बदलकर लेट गई। बिना पीछे देखे ही मुझे महसूस हो गया, अब वो मेरे और भी करीब आ गई है। उसके शरीर से आती हल्की सी स्त्री सुगंध साफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था अगर मैं बस पलट कर देखूं तो उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने होगा। बड़ी मुश्किल से शांत हुई बेचैनी फिर सिर उठाने लगी, और इस बार पहले से भी ज्यादा तीव्र, मानो किसी भी तरह उसे दबा पाना नामुमकिन हो।
कमरे में ऐसी चल रहा था। फिर भी मुझे लग रहा था कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर तपने लगा। धत! मैं झुंझलाकर तुरंत बिस्तर से उठ बैठा, सीधे बालकनी में गया और एक सिगरेट जला ली। रेलिंग पर टिककर ठंडी हवा खाने लगा। धीरे धीरे मन की बेचैनी भी शांत होने लगी। लेकिन अब कमरे में लौटकर सोने का मन बिल्कुल नहीं था। रात यूं ही बीत गई। दूसरी तरफ लेंग छिंगचिू को उस रात कई दिनों बाद सबसे अच्छी नींद आई। उसे एक भी सपना नहीं आया। पिछली रात झाओ शुहुआ ने उसे एक खास खुशबू वाली अगरबत्ती दी थी, जो मन को शांत रखती थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसका असर इतना अच्छा होगा। सुबह वो आलस भरी मुस्कान के साथ उठी और आराम से अंगड़ाई ली। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला। मैं नहाकर बाहर आया। एक नजर में ही समझ गया, वो बहुत चैन की नींद सोई है। उसके चेहरे की ताजगी सब कुछ बता रही थी। हमारी नजरें मिली। उसने धीरे से हाथ नीचे किए और सामान्य स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। जल्दी से तैयार होकर नीचे चला गया। झाओ शुहुआ हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुकी थी। वो शालीनता से नाश्ता कर रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नाश्ता कर लो। कितने दिनों बाद तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता करने का मौका मिला है। मैं वही खड़ा रहा, चेहरा गंभीर था। मैंने पूछा, माँ, कल रात आपने मेरे कमरे में क्या जलाया था? झाओ शुहुआ को लगा कि उनकी योजना सफल हो गई है। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या पूरी रात नींद नहीं आई? मैंने सपाट चेहरे से जवाब दिया, आपकी मेहरबानी से सचमुच पूरी रात सो नहीं पाया। इतना कहकर मैं मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। पीछे से झाओ शुहुआ की आवाज आई, अरे दामाद जी, नाश्ता तो करते जाओ। लेकिन मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। झाओ शुहुआ बेहद खुश थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, पूरी रात नहीं सोया, लगता है अब जल्द ही मैं नानी बनने वाली हूं। उधर उसी समय लेंग छिंगचिू भी डाइनिंग रूम में आ गई। गुड मॉर्निंग माँ। आज उसका मूड काफी अच्छा लग रहा था। बैठते ही उसने दूध का गिलास उठाकर एक ही सांस में पी लिया। झाओ शुहुआ ने मुस्कुराकर पूछा, कल रात नींद कैसी आई? लेंग छिंगचिू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बहुत अच्छी। आपकी दी हुई खुशबू सच में कमाल की थी। मैं एक बार सोई तो सीधे सुबह आंख खुली। कई दिनों बाद इतनी सुकून भरी नींद आई है। झाओ शुहुआ एक पल के लिए चौंक गई। सीधे सुबह तक सोती रही? हाँ। लेंग छिंगचिू मुस्कुराई। माँ, वो खुशबू आपने कहां से खरीदी? मुझे भी अब हर रात वही इस्तेमाल करनी है। झाओ शुहुआ ने सहज भाव से कहा, अब नहीं है, किसी ने मुझे तोहफे में दी थी। फिर मिलेगी तो तुम्हें भी दे दूंगी। उन्होंने देखा कि अचानक उनका मूड थोड़ा उतर गया है। लेंग छिंगचिू ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। नाश्ते के बाद झाओ शुहुआ ने चुपके से घर के नौकरों से पूछताछ शुरू की। वो जानना चाहती थी कि इन दिनों मेरे और लेंग छिंगचिू के रिश्ते कैसे हैं। लेकिन हर किसी का जवाब लगभग एक जैसा था, दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेंग छिंगचिू अभी भी अपने पति के प्रति पहले जैसी ठंडी है और दामाद जी भी पहले जैसे नहीं रहे। अब वो हर समय लेंग छिंगचिू के पीछे पीछे नहीं घूमते। इतना ही नहीं, लेंग छिंगचिू अक्सर रात को घर भी नहीं लौटती और हाल ही में दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे हैं। ये सुनते ही झाओ शुहुआ समझ गई, मामला उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। यहां तक कि उनका दामाद भी बदल गया था। कल रात भी इतना अच्छा मौका होने के बावजूद उसने लेंग छिंगचिू को हाथ तक नहीं लगाया। यानी इन दोनों की शादी सचमुच संकट में थी। दोपहर को झाओ शुहुआ ने खुद रसोई में जाकर लेंग छिंगचिू की पसंद के कई व्यंजन बनाए। फिर प्यार से कहा, ये टिफिन छिंगचिू के लिए ऑफिस लेकर जाओ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। आखिर ये मेरी सास के हाथ का बना खाना था। वो चाहती थी कि उनकी बेटी अपने हाथ का खाना खाए, इसलिए मुझे ही ये पहुंचाना था। ऊपर से मुझे अब भी उनके सामने एक प्यार करने वाले पति का अभिनय करना था। पहले वाला मैं तो कभी भी लेंग छिंगचिू से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए अब भी मैं कोई बहाना नहीं बना सकता था। खैर, सिर्फ खाना पहुंचाना ही तो था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं लेंग ग्रुप के मुख्यालय पहुंचा। गाड़ी से उतरकर मैंने धूप का चश्मा लगाया और सीधे अंदर चला गया। इस कंपनी से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। पिछले जन्म में न जाने कितनी बार यहां आया था। बिना किसी से पूछे भी मुझे हर रास्ता याद था। किसी का ध्यान अपनी तरफ न जाए, इसलिए मैंने सीईओ वाली प्राइवेट लिफ्ट नहीं ली। मैं सामान्य कर्मचारियों वाली लिफ्ट में चढ़ गया। वो सिर्फ 50वीं मंजिल तक जाती थी। उसके बाद ऊपर जाने के लिए दूसरी लिफ्ट लेनी पड़ती थी। शुरू में लिफ्ट में सिर्फ मैं था। फिर 2 कर्मचारी भी अंदर आ गए। वे मुझे नहीं पहचानते थे। आपस में बातें करने लगे। इस साल डिजाइन प्रतियोगिता में बहुत जबरदस्त मुकाबला है। मैं भी हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही। दूसरे ने कहा, पता नहीं इस बार टॉप 5 में कौन कौन आएगा। क्या सॉन्ग ज़ेहाओ फिर से जीत पाएगा? उसे कंपनी में आए अभी 2 साल भी नहीं हुए। पहले ही साल उसने डिजाइन प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जीत लिया था। इस साल तो वो सेक्रेटरी डायरेक्टर भी बन गया था। हालांकि बाद में उसकी पदावंती हो गई, लेकिन डिजाइन विभाग में आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। सुना है वो इस बार भी प्रतियोगिता की पूरी तैयारी कर रहा है। लगता है फिर से बड़ा पुरस्कार जीतने की सोच रहा है। अगर इस बार भी स्पेशल अवार्ड जीत गया तो इसी साल कंपनी का गोल्ड मेडल डिजाइनर बन जाएगा। दोनों के चेहरे पर साफ ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। यार, इंसान और इंसान में इतना फर्क कैसे हो सकता है? सिर्फ टैलेंट ही नहीं, वो दिखने में भी इतना हैंडसम है। ऊपर से बॉस भी उस पर खास मेहरबान है। इतना परफेक्ट आदमी हो तो बाकी लोग जिए कैसे? मैं पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था।
सच कहूं तो सॉन्ग ज़िहाओ वाकई बेहद काबिल इंसान था। उसके पास टैलेंट भी था, अच्छी शक्ल सूरत भी, और लोगों से पेश आने की समझ भी। पिछले जन्म में मैं तो उसके सामने पूरी तरह हार चुका था। बाकी लोगों का क्या हाल होता ये समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस जन्म में मेरे लिए अब सॉन्ग ज़िहाओ चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरी नजर में वो बस एक आम इंसान था। मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा और सीधे लिंग छिंगचियो के ऑफिस की ओर बढ़ गया। एक सेक्रेटरी ने मुझे देखते ही जल्दी से आकर कहा, मिस्टर लू, आप यहाँ? मैडम अभी ऑफिस में नहीं है, क्या मैं उन्हें अभी फोन कर दूं? मैंने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, मैं अंदर बैठकर उनका इंतजार कर लेता हूं। सेक्रेटरी मुझे अंदर ले गई। लिंग छिंगचियो का ऑफिस बेहद विशाल और शानदार था। सजावट भी बेहद आलीशान थी, यहां तक कि अंदर एक छोटा सा गोल्फ खेलने का एरिया भी बना हुआ था। मैंने टिफिन टेबल पर रखा और गोल्फ खेलने लगा। वैसे मेरी गोल्फ बहुत खराब थी, हर बार गेंद होल के पास जाकर भी अंदर नहीं जाती थी। काफी देर बाद लगा कि इस बार सही निशाना लग गया है, लेकिन गेंद फिर से होल से चूक गई और दूर लुढ़क गई। उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला। गेंद जाकर ठीक लिंग छिंगचियो के पैरों के पास रुकी। वो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर मेरी तरफ देखा और अनायास ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने गोल्फ स्टिक वापस रख दी। मां ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, जल्दी खा लो, फिर मैं चला जाऊंगा। उसकी नजर सेंटर टेबल पर रखे टिफिन पर पड़ी। उसने ठंडे स्वर में कहा, वही रख दो, अब तुम जा सकते हो। मैंने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारी मां ने कहा है कि तुम्हें खाना खाते हुए देखकर ही वापस आना, और वैसे भी मेरे लिए भी खाना भेजा है। मैंने टिफिन खोला, तुरंत खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने 2 प्लेटों में चावल परोसे, एक प्लेट लेकर खुद खाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। उसका इंतजार करने का बिल्कुल मन नहीं था। लिंग छिंगचियो भी सुबह से लगातार काम कर रही थी। उसने नाश्ता भी नहीं किया था, उसे भी भूख लगी थी। ऊपर से ये सब उसकी मां के हाथ का बना हुआ खाना था, जो उसकी पसंदीदा डिशेस थी। वो भी सामने बैठ गई और खाना खाने लगी। साथ ही उसने अपनी असिस्टेंट से कहा, रिपोर्ट जारी रखो। वो खाना खाते खाते भी ऑफिस की रिपोर्ट सुनती रही। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, ये औरत तो खाते समय भी काम करती है, क्या दुनिया के सारे लोग इसकी तरह वर्कहॉलिक होते हैं? असिस्टेंट ने अपनी रिपोर्ट खत्म की, फिर एक फाइल निकालकर उसके सामने रखी। मैडम, ये इस साल की डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की सूची है। कुल 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं, कृपया देख लीजिए। लिंग छिंगचियो ने सूची पर एक नजर डाली और संतुष्ट होकर बोली, इस साल सबका उत्साह काफी अच्छा लग रहा है। असिस्टेंट मुस्कुराई, जी मैडम, इस बार विजेताओं को कम से कम 50 लाख नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि 50 लाख नहीं, कम से कम 50,000। उसने तुरंत स्पष्ट किया, न्यूनतम पुरस्कार 50,000 नहीं, बल्कि 5 लाख। फिर उसने सही बात बताई, दरअसल इस बार इनाम काफी बड़ा है, इसलिए सभी बहुत उत्साहित है। मैं भी उत्सुक होकर सूची देखने लगा। पहली ही नजर में सॉन्ग ज़िहाओ का नाम दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या सॉन्ग ज़िहाओ इस बार भी पुरस्कार जीत जाएगा? फिर उत्सुकता से पूछा, पहले स्थान का इनाम कितना है? असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा पुरस्कार स्पेशल ग्रैंड प्राइज है, जिसमें पूरे 50 लाख युवा नहीं, बल्कि 5 मिलियन 50 लाख का इनाम है। मैं हैरान रह गया, इतना ज्यादा? असिस्टेंट मुस्कुराई, जी, इस बार मैडम ने खुद इनामी राशि बढ़ाई है, क्योंकि इस साल की प्रतियोगिता कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने फिर पूछा, पिछले साल कितना इनाम था? ग्रैंड प्राइज 1 मिलियन था, बाकी पुरस्कारों में भी कम से कम 1 लाख युवान मिलते थे। मैंने पूछा, कुल कितने विजेता चुने जाएंगे? कुल 5 स्थान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 को पुरस्कार मिलना ही तय है। मैं समझ नहीं पाया। असिस्टेंट मुस्कुराकर बोली, यानी सिर्फ टॉप 5 में आ जाना काफी नहीं है, डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसे मैडम खुद मंजूरी दें। अगर उन्हें कोई डिजाइन पसंद नहीं आया तो किसी को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैं हैरानी से बोला, इतना सख्त नियम? तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आ गई। उसी दौरान लिंग छिंगचियो और सॉन्ग ज़िहाओ न्यूयॉर्क बिजनेस ट्रिप पर गए थे। शुरुआत में मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में न्यूयॉर्क की एक बड़ी परियोजना की बोली जीतने की खबर मीडिया में आई। मुख्य डिजाइनर के रूप में लिंग छिंगचियो के डिजाइन की हर जगह तारीफ हो रही थी। तभी मैंने वो खबर पढ़ी। उस रिपोर्ट में डिजाइन टीम के सदस्यों की सूची भी छपी थी, और उसमें सॉन्ग ज़िहाओ का नाम भी था। ये देखते ही मैं पिछले जन्म में उससे बुरी तरह झगड़ पड़ा था। अब उन बातों को याद करने का मन नहीं था। बस इतना महसूस हुआ, लिंग छिंगचियो और सॉन्ग ज़िहाओ सचमुच एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों बेहद प्रतिभाशाली थे, और मैं उनके सामने बिल्कुल निकम्मा था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तलाक हो जाना ही बेहतर था। कम से कम रोज रोज उन दोनों को देखकर परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। मैंने आगे कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाने लगा। कुछ देर बाद लिंग छिंगचियो खाना खत्म कर चुकी थी। उसने चॉपस्टिक रख दी और असिस्टेंट से कहा, तुम जा सकती हो। असिस्टेंट आदर से सिर झुकाकर बाहर चली गई। अब पूरे ऑफिस में सिर्फ हम दोनों बचे थे। मैंने भी अपना खाना खत्म किया और सामान समेटने लगा। मैं चलता हूं, तुम्हारे काम में और बाधा नहीं डालूंगा। मैं सिर झुकाकर टिफिन समेट रहा था, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया कि वो चमड़े के सोफे पर आराम से टिककर मुझे ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, लगता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ऐसा सिर्फ लग नहीं रहा, सच में हूं। वो मुस्कुराई, अच्छा,
मुझसे इतनी नाराजगी किस बात की है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया। तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने का सारा मजा खराब हो जाता है। उसकी आवाज तुरंत ठंडी पड़ गई। क्या कहा तुमने? अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। मैंने साफ कहा, खाना खाते समय भी तुम काम करती रहती हो। ऐसे माहौल में किसका खाने का मन करेगा? वो हल्का सा हंसी। लेकिन अभी तो तुम्हें मेरे काम में बड़ी दिलचस्पी थी। मैंने समझाया, मुझे काम में नहीं, इनामी रकम में दिलचस्पी थी। वो मुस्कुराई। लू परिवार के बड़े बेटे को भी इतनी सी रकम आकर्षित करती है? वैसे भी हर महीने तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा तो जेब खर्च भी नहीं बनता। मेरे हाथ अचानक रुक गए। उसकी बात किसी जोरदार तमाचे की तरह लगी। हाँ, मेरे पास सचमुच कोई बचत नहीं थी। दुनिया मुझे अमीर घर का बेटा समझती थी, लेकिन हर महीने मुझे सिर्फ जेब खर्च मिलता था। दादाजी 2 लाख नहीं 20,000 युआन देते थे और लेंग छिंगच्यू हर महीने 30,000 देती थी। कुल मिलाकर मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन का मासिक खर्च था। इसके अलावा मेरी कोई आमदनी नहीं थी, पैसे कमाने का कोई हुनर भी नहीं। यहां तक कि लेंग छिंगच्यू के पीछे भागते भागते मैंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। सोचने पर लगा, मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं था। हर मामले में मैं सॉन्ग ज़ेहाओ से पीछे था। मैं सच में एक निकम्मा इंसान था। लेकिन निकम्मा होने का मतलब ये नहीं कि कोई मेरा अपमान करे। मैं खड़ा हो गया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम मुझे बिल्कुल बेकार समझती हो? वो मुस्कुराई। बताओ, ऐसी कौन सी बात है तुम्हें जिसकी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करूं? मैंने गहरी सांस ली। बहुत अच्छा, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि तुम आज जो कह रही हो एक दिन उसी बात पर पछताओगी। वो व्यंग्य से हंस पड़ी। साबित करोगे? किस चीज से? तुम्हारे पास है ही क्या? उसकी नजरों में मैं एक नालायक, निकम्मा और नापसंद आदमी था। मैंने कोई बहस नहीं की, सीधे सेंटर टेबल से डिजाइन प्रतियोगिता की सूची उठाई। उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, इस डिजाइन प्रतियोगिता में मैं भी हिस्सा लूंगा और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बेकार नहीं हूं। वो कुछ पल के लिए सचमुच चौंक गई। तुम इस प्रतियोगिता में? ध्यान से देखो, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन कॉम्पिटिशन है, फूल पत्तियों की ड्राइंग बनाने की प्रतियोगिता नहीं। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे पता है मैं इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। मेरे चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास देखकर लेंग छिंगच्यू कुछ पल के लिए चुप रह गई। ये आदमी इतना आत्मविश्वास आखिर लाता कहां से है? तुमने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया, तुम्हें आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के बारे में क्या पता? मैं बोला, अरे घर का डिजाइन ही तो बनाना है, अंदर का स्ट्रक्चर बनाना मुझे नहीं आता, लेकिन बाहर का लुक तो मैं बना ही सकता हूं। लेंग छिंगच्यू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर इतना आसान होता तो हर गली में डिजाइनर घूम रहे होते। मैं बोला, मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं बना सकता हूं। अगर मेरे बनाए हुए एक्सटीरियर डिजाइन को तुमने पसंद कर लिया तो मेरी जीत होगी। लेंग छिंगच्यू ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम सिर्फ बाहरी डिजाइन बनाओ, मैं भी देखती हूं कि तुम्हें सच में इतना हुनर है या नहीं। मैंने आगे कहा, अगर मैं जीत गया तो 50 लाख का प्राइज भी मेरा होगा। लेंग छिंगच्यू ने बेबस होकर कहा, पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है भी या नहीं। मैं मुस्कुराया, है या नहीं ये तब पता चलेगा। लेंग छिंगच्यू अब भी मेरी सोच समझ नहीं पा रही थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरा डिजाइन उसकी मंजूरी पा सकता है। वो उठकर मेरे सामने आ खड़ी हुई और बोली, अगर तुम्हारा डिजाइन इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन निकला तो 50 लाख का इनाम तुम्हें दे दूंगी। मैंने उत्साह से उसकी ओर उंगली करते हुए कहा, यह बात तुम्ही ने कही है, अब इंतजार करना, इनाम मेरा ही होगा, बाद में मुकरना मत। उसने मेरा हाथ पकड़कर उंगली नीचे करते हुए कहा, मेरी बात पर शक करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है और आगे से मेरी तरफ उंगली मत उठाना। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, गुस्से में नाक सिकोड़कर मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे से लेंग छिंगच्यू ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, अपना सामान भी साथ ले जाओ। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, जो पहले खा ले उसे बर्तन धोने की जरूरत नहीं होती, जो बाद में खाए वही साफ करेगा। धड़ाम, मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। घर पहुंचने के बाद पता चला कि सासू मां झाओ शुहुआ वापस जा चुकी थी। ससुर जी उन्हें बुलाकर ले गए थे। मुझे पहले से ही पता था कि सासू मां ज्यादा दिन यहां रुक ही नहीं सकती। उनकी और ससुर जी की आपस में इतनी अच्छी बनती थी कि वे एक दूसरे से ज्यादा देर दूर रह ही नहीं सकते थे। एक रात रुक जाना ही शायद उनकी हद थी। लेकिन जाते जाते झाओ शुहुआ ली मां के लिए एक संदेश छोड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि अब से हर दोपहर मैं खुद लेंग छिंगच्यू के लिए लंच लेकर जाऊंगा और उसके साथ बैठकर खाना भी खाऊंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे खुद वापस आकर हमारी निगरानी करेंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे फिर लौटें, वरना मुझे दोबारा लेंग छिंगच्यू के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता। इसलिए मैंने रोज उसके लिए लंच ले जाने की बात मान ली। वैसे भी ज्यादा दिन की बात नहीं थी, जल्दी हमारा तलाक हो जाएगा। मैंने ली मां से कहा, ली मां, मेरा सारा सामान वापस कमरे में रखवा दीजिए, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाऊंगा। ली मां झिझकते हुए बोली, छोटे मालिक, समधन जी को पता चल गया है कि आप और मैडम अलग अलग कमरों में सोते हैं। उन्होंने हम सबको कहा है कि अगर आप दोनों फिर से अलग सोए तो उन्हें तुरंत बता दें। मेरा सिर दर्द करने लगा। अगर यह पिछला जन्म होता तो सासू मां की ये मदद मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन इस जन्म में मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और सहना है। जैसे ही लेंग छिंगच्यू अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेगी, हमारा तलाक हो जाएगा।
तब तक बस अभिनय करना पड़ेगा। वैसे भी एक कमरे में सोने का मतलब यह नहीं था कि हमारे बीच कुछ होगा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे। चाहे लेंग छिंगच्यू मेरे सामने बिना किसी कपड़े के भी खड़ी हो जाए, मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था और यह भरोसा भी उसी ने मुझे दिया था। इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी काम था डिजाइन बनाना। मैंने खुद को कमरे में बंद किया और स्केच बनाने बैठ गया। अच्छी बात यह थी कि बचपन में मैंने ड्राइंग सीखी थी, इसलिए बेसिक स्केचिंग मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। जहां तक बिल्डिंग के डिजाइन की बात थी, वो तो मैं पहले ही तय कर चुका था। पिछले जन्म में लेंग छिंगच्यू के हर डिजाइन से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। खासतौर पर न्यूयॉर्क की उस प्रतियोगिता के लिए उसने जो डिजाइन बनाया था, उसका रूप मुझे अब भी याद था। मैं हंसते हुए बोला, लेंग छिंगच्यू, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अब मैं तुम्हारी ही डिजाइन से तुम्हें हराऊंगा। मैं चालाकी भरी हंसी हंसते हुए ड्राइंग बनाने लगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने बात बहुत आसान समझ ली थी। मुझे उसके डिजाइन लगभग 70-80% तक ही याद थे। हर छोटी बड़ी डिटेल याद नहीं थी। कई बार बनाने के बाद भी मुझे लगता रहा कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। मैं आधे अधूरे काम से संतुष्ट नहीं होना चाहता था। आखिर मुझे 50 लाख का इनाम जीतना था। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि वो पैसे मिलते ही दोबारा पढ़ाई शुरू करूंगा, वरना मैं सारी जिंदगी निकम्मा ही बना रहूंगा और लेंग छिंगच्यू हमेशा मुझे बेकार समझती रहेगी। इस बार मुझे ये मौका हर हाल में पकड़ना था। यही मेरी जिंदगी बदलने की पहली सीढ़ी थी। वैसे अगर मैं पढ़ना चाहता तो दादाजी खुशी खुशी पूरा खर्च उठाते, मुझे जितने पैसे चाहिए होते दे देते। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं अब और दादाजी के पैसों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उन्होंने पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखा था। अगर अब भी उन्हीं पर बोझ बना रहता तो बड़े चाचा का परिवार मुझे और भी ज्यादा निकम्मा समझता। पुनर्जन्म के बाद मेरी सिर्फ 2 इच्छाएं थी। पहली, अब कभी लेंग छिंगच्यू के पीछे पागल नहीं बनूंगा। दूसरी, दादाजी को मेरी वजह से फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब आगे की जिंदगी मुझे अपने दम पर बनानी थी। डिजाइन प्रतियोगिता में अभी समय था। मैंने तय किया कि तब तक जितना हो सके आर्किटेक्चर सीखूंगा और अपने डिजाइन को बेहतर बनाऊंगा। खुशकिस्मती से लेंग छिंगच्यू की स्टडी में इस विषय की ढेर सारी किताबें थी। मैं तुरंत वहां गया और आर्किटेक्चर की किताबें निकालकर पढ़ने लगा। उन्हीं किताबों के बीच मुझे एक मोटी डिजाइन नोटबुक भी मिली। वो लेंग छिंगच्यू की सभी पुरस्कार विजेता डिजाइनों का निजी कलेक्शन था। किताब में उसके बनाए हुए स्केच और डिजाइन भरे पड़े थे। भारी भरकम तकनीकी बातें मेरी समझ से बाहर थी, इसलिए मैंने सिर्फ तस्वीरें और स्केच देखने शुरू किए। जितना समझ सकता था उतना समझने की कोशिश करने लगा। शाम को जब लेंग छिंगच्यू घर लौटी तो उसने देखा कि स्टडी का लाइट जल रहा है। हैरानी से ऊपर आई और दरवाजा खोलकर अंदर झांका। मैं उसकी मेज पर बैठा पूरी तन्मयता से किताबें पढ़ रहा था। मेरे सामने आर्किटेक्चर की दर्जनों किताबें बिखरी हुई थी। ज्यादातर किताबों में तस्वीरें और डिजाइन बने हुए थे। उस समय मैं दुनिया भर की मशहूर इमारतों पर आधारित एक किताब पलट रहा था। वो हल्का सा हंसी और उंगली से मेज थपथपाई। मैं चौंक कर ऊपर देखा। उसे सामने देखकर हैरान रह गया। तुम कब आई? उसने बेपरवाही से कहा। इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चाहे जितनी किताबें देख लो, तुम इन्हें समझ नहीं पाओगे। मुझे तभी एहसास हुआ कि लेंग छिंगच्यू की जुबान सच में बहुत तीखी है। पिछले जन्म में मैं उसके प्यार में इतना अंधा था कि उसकी ये सबसे बुरी आदत कभी देख ही नहीं पाया। मैं खड़ा हुआ और चुनौती भरे अंदाज में बोला, मैं समझ पाऊं या नहीं, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। मुझे दिखावा करना पसंद है। अब बताओ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? वो फिर हंस पड़ी। क्या तुम हर काम ऐसे ही जिद में करते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसा ही हूं। क्या आज पहली बार मिले हो मुझसे? वो फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, जिस दिन पहली बार तुमसे मिली थी उसी दिन तुम्हारी जिद देख ली थी। मुझे भी हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। मैं उसके पीछे पागलों की तरह घूमता रहा था। खाना खाते समय जबरदस्ती उसके पास बैठा रहा, यहां तक कि उसके साथ उसके घर जाने की जिद भी कर दी थी। उस वक्त मेरी बेहिचक हरकतों ने उसे सचमुच डरा दिया था। उन दिनों का अपना रूप याद करके मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मैं बोला, फिक्र मत करो, जितनी नफरत तुम्हें उस पुराने मुझसे है उससे कहीं ज्यादा मुझे खुद है। लेकिन आज के बाद मेरी जिद तुम्हारे लिए कभी नहीं होगी। इतना कहकर मैं उसकी डिजाइन वाली किताब उठाकर बाहर जाने लगा। अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अब क्या है? उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़ी किताब पर गई। ये क्या ले जा रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? उसने सख्त आवाज में कहा, मेरी चीज वापस रख दो। मैं बिल्कुल शांत रहा। बस देखने के लिए उधार ले जा रहा हूं। मैं तुम्हारे डिजाइन सबसे ज्यादा जानता हूं। अगर मुझे कुछ बनाना है तो तुम्हारे काम से ही सीखना पड़ेगा। वो बोली, सीखना या नकल करना? मैं मुस्कुराया, हाँ, साफ साफ कहूं तो नकल ही करूंगा। असल में मैं उसके भविष्य के डिजाइन की नकल करने वाला था। वो नाराज होने की बजाय मुस्कुरा दी। नकल करके 50 लाख का इनाम नहीं जीता जा सकता। मैंने आत्मविश्वास से कहा, जरूरी नहीं, हो सकता है मैं गुरु से भी आगे निकल जाऊं। इतना कहकर मैंने उसकी पकड़ छुड़ाई और बाहर निकल गया। वो मेरी जाती हुई पीठ को देखकर मुस्कुरा उठी। अभी अभी मैंने जिस तरह उसे बार बार चुनौती दी थी, उसे याद करके उसे सब कुछ मजाक जैसा लग रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं जैसा आदमी भी उसे चुनौती देने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन जाने क्यों, अब उसे सचमुच इंतजार होने लगा था कि मैं आखिर कैसा डिजाइन बनाकर लाऊंगा। शायद मैं उसे थोड़ा बहुत चौंका भी दूं।
लेकिन एक बात को लेकर उसे पूरा यकीन था, 50 लाख का इनाम जीतना मेरे बस की बात नहीं थी।